प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 281। माफ करना, मुझे देर हो गई, बाकी मुझ पर छोड़ दो। किसकी इतनी मजाल, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। फोन के उस पार से देवांश ठाकुर की बेहद गुस्से और दृढ़ता से भरी आवाज गूंजी। फिर सिया की नजरों से दूर नक्षत्र विला से एक तेज रोशनी ऊपर की ओर उठी, आसमान में एक खूबसूरत चाप बनाया और तेजी से नदी में गोता लगा गई। इसके बाद पानी की सतह पर दौड़ते हुए वह आकृति दूसरे किनारे की ओर लपकी। आसमान अभी पूरी तरह काला नहीं हुआ था, लेकिन उस शख्स को किसी के देख लेने का कोई डर नहीं था। आखिर इस दुनिया में उसकी बेटी के स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उसकी बेटी को घुटने टेकने पर मजबूर करने की जुर्रत। क्या वह अपनी जिंदगी से ऊब गया है और यमराज के पास जल्दी हाजिरी लगाना चाहता है? इसी बीच चंद्रपुर रॉयल किड्स स्कूल के पास खड़ी एक कमर्शियल वैन में मास्टर वाघ ने खिड़की से बाहर झांका और सामने लेटे हुए दुबले पतले सांवले रंग के आदमी से घबराहट में पूछा, बाबा कालभैरव, क्या हम अभी भी कुछ नहीं करेंगे? बाबा कालभैरव अपनी रिक्लाइनर सीट पर लेटे हुए थे, आंखें खोलने की भी जहमत नहीं उठाए और लापरवाही से जवाब दिया, किस लिए हिलें? कचरे के ढेर के लिए। क्या वे हमारी मेहनत के लायक हैं? लेकिन अगर गुरु देवांश ने हमें दोषी ठहराया तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मास्टर वाघ जानते थे कि देवांश की कमजोर नस उनकी पत्नी और बेटी हैं। अगर उन्होंने उनकी सुरक्षा ठीक से नहीं की तो उन्हें अपनी जान देकर माफी मांगनी पड़ सकती है। लेकिन बाबा कालभैरव ने शांत भाव से कहा, वह खुद अभी मुंबई से बाहर भी नहीं निकले हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए हमें हीरो बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये बुरा नहीं लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे हम कुछ कर ही नहीं रहे। मास्टर वाघ अभी भी चिंतित थे। आखिरकार सिंघानिया परिवार ने उनकी पत्नी और बेटी को अगवा करने की कोशिश की थी, और फिर सिंघानिया परिवार का। उसके बाद उनका कोई बात नहीं बचा। अगर इस बार उनकी लापरवाही की वजह से सिया और उनकी बेटी को कोई नुकसान पहुंचा, तो क्या कपूर परिवार भी इस दुनिया से रातों रात गायब हो जाएगा, ठीक सिंघानिया परिवार की तरह? तुम क्या जानो, बाबा कालभैरव ने कहा, हम दोनों एक सरप्राइज फोर्स हैं जिसे सिर्फ नाजुक मौकों पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आमतौर पर अगर हम अपना चेहरा छिपा सकें तो छिपाते हैं, वरना अगर हमारा सामना किसी अनपेक्षित महागुरु से हो गया तो हम सरप्राइज जीत कैसे हासिल करेंगे? मास्टर वाघ को यह सिद्धांत समझ में आ गया, ठीक पिछली बार वाली बरसात की रात की तरह। अगर विरोधी ने यह हिसाब नहीं लगाया होता कि सिया के पास बाबा कालभैरव मौजूद हैं, तो शायद वे सच में सिया का अपहरण कर लेते। लेकिन समझना एक बात थी, मास्टर वाघ अभी भी बहुत चिंतित थे। इसलिए उन्होंने दबे स्वर में पूछा, अगर गुरु देवांश ने बाद में हमें दोषी ठहराया तो बाबा, क्या आप? मास्टर वाघ हिचकिचाए। उनका इरादा स्वाभाविक रूप से यही था कि बाबा आगे बढ़कर इल्जाम अपने सिर ले लें। आखिरकार वे मशहूर बाबा कालभैरव थे। अगर वे इतनी छोटी सी बात अपने सिर लेना चाहें तो संभाल सकते हैं। हालांकि बाबा कालभैरव ने किसी महागुरु वाला बड़प्पन नहीं दिखाया, बल्कि सीधे सिर हिलाते हुए कहा, अगर गुरु देवांश किसी को दोषी ठहराएंगे तो वह पक्का तुम होगे, क्योंकि तुमने चीजें ठीक से नहीं संभाली। इसमें मुझ बाबा कालभैरव का क्या लेना देना? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मास्टर वाघ की बोलती बंद हो गई। बाबा, क्या आप सुनेंगे नहीं? जो आपने अभी कहा, क्या वह इंसानों वाली बात थी? मत भूलिए, हम एक टीम हैं। मास्टर वाघ ने दर्द भरे चेहरे के साथ कहा। लाचारी से भरकर उनके मुंह से अंग्रेजी के शब्द भी निकल गए।
बाबा कालभैरव ने हालांकि न सुनने का नाटक किया, यहाँ तक कि अपना सिर घुमा लिया, मानो सोने के लिए कोई और आरामदायक स्थिति तलाश रहे हों। बाबा कालभैरव का आत्मविश्वास देखकर मास्टर वाघ लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सके। आखिरकार बाबा हुनरमंद और निडर थे, इसलिए उन्हें डर नहीं था। लेकिन उनकी स्थिति अलग थी, न तो उनकी प्रतिष्ठा और न ही उनकी ताकत बाबा के 10वें हिस्से के बराबर थी। अगर सच में कुछ हो गया तो क्या भुगतना उन्हें ही नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने फिर से कार की खिड़की से बाहर देखा, फिर अपना दिल कड़ा करके कार का दरवाज़ा खोलने और बाहर निकलने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन उनका हाथ आधा ही बाहर निकला था कि बाबा कालभैरव ने अपने पैर से उनका रास्ता रोक दिया। मास्टर वाघ इस पर बहुत हैरान हुए। बाबा, अगर आप नहीं जा रहे तो ठीक है, पर आप मुझे भी नहीं जाने देंगे। तुम कहीं नहीं जा रहे। नक्षत्र विला से हलचल हुई है, बाबा कालभैरव ने शांत भाव से कहा, फिर करवट बदली, अपना बरसाती कोट थोड़ा ऊपर खींचा जिससे उनकी खड़ाऊ पहनी नंगी टांगें दिखने लगी और सोना जारी रखा। नक्षत्र विला। मास्टर वाघ ने ये सुना तो अनजाने में ही नक्षत्र विला की दिशा में देखा और फिर राहत की एक लंबी सांस ली। आखिरकार तसल्ली महसूस हुई। सिया ने जब फोन रखा तो उसे नहीं पता था क्यों, भले ही उसे यकीन नहीं था कि देवांश इस मामले को सुलझा पाएगा या नहीं, लेकिन उसका दिल भरोसे से भर गया था। खासकर देवांश का वह वाक्य, किसकी इतनी मजाल, वह सीपीआर के दौरान इस्तेमाल होने वाले डिफाइब्रिलेटर की तरह था जिसने उसके नन्हे से दिल को जोर से धड़का दिया था। हेमा मैम, पीहू के पापा बस आते ही होंगे, आप पहले ऊपर क्यों नहीं चली जाती? सिया ने कहा, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हुए। हेमा वागले ने पीहू को गोद में लिए हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया और सिया की पेशकश ठुकरा दी। और काला नाग ये सुनकर ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाया। पहले तो बड़ी शेरनी बन रही थी, अंत में माफी मांगने के लिए अपने आदमी को बुलाना ही पड़ा ना। सिया ने ठंडी आह भरकर उसे नजरअंदाज किया और इसके बजाय पीहू के बाल ठीक करने लगी जो ठंडी हवा से बिखर गए थे। सिया को नजरअंदाज करते देख काला नाग तुरंत और बदतमीज हो गया। उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए बोला, जब यह फोन करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया? शायद इससे टीचर हेमा की नौकरी बच जाती। जैसे ही सिया समझाने वाली थी, हेमा वागले बीच में ही बोल पड़ी, सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर पीहू के पापा शुरू से भी आ जाते तो भी जब तक मैं मिसेज कोमल वर्मा की जी हुजूरी नहीं करती, नतीजा यही होता। ये सुनकर सिया के मुंह से आह निकल गई। टीचर हेमा चीजों को वास्तव में साफ देख सकती थी। बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसी टीचर का होना बच्चों के लिए एक वरदान था। नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं इनकी नौकरी नहीं जाने दे सकती। सिया ने मन ही मन फैसला कर लिया कि एक बार यह मामला सुलझ जाए तो वह तुरंत हेमा वागले की नौकरी की स्थिति को ठीक करेगी। अपने मौजूदा संसाधनों के साथ, जहां कैंसर पीड़ित बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाना मुश्किल था, वहीं एक बेहतरीन टीचर को स्कूल में नौकरी दिलाना बहुत आसान होना चाहिए। जैसे ही उसने ये सोचा, काला नाग की आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया। ऐसा नहीं है कि कोई उपाय नहीं है। मिसेज कोमल वर्मा के साथ मेरे संबंधों को देखते हुए, अगर तुम कुछ रातों के लिए मेरी सेवा करने को तैयार हो तो मैं मिसेज वर्मा से कहकर तुम्हें किसी बेहतर स्कूल में लगवा सकता हूँ। हेमा वागले तुरंत समझ गईं कि सेवा का क्या मतलब है और गुस्से से पलटकर बोली, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? मैं मिसेज वर्मा की गुलामी छोड़कर तुम्हारी गुलामी करूंगी। तुम्हारी औकात भी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा ये स्वाभिमान कितने वक्त की रोटी खरीद सकता है। काला नाग ने कहा, फिर अपने पीछे खड़े गुर्गों को निर्देश दिया। भले ही मिसेज वर्मा ने नहीं कहा, लेकिन बाद में स्कूल टीचर का भी अच्छे से ख्याल रखना। जैसे ही उसके शब्द गिरे, तुरंत ठीक है की आवाजें गूंज उठी जो गंदी टिप्पणियों से भरी थीं, जिससे डरकर सिया ने जल्दी से पीहू के कान बंद कर दिए। और तभी हेमा वागले के कंधे पर लेटी पीहू ने अचानक गेट की ओर देखकर चिल्लाया, पापा। दोनों महिलाओं ने यह सुना और जल्दी से अपना सिर घुमाया। फिर देखा कि देवांश थोड़े हल्के कपड़ों में तेजी से उनकी ओर आ रहा था। सिया को देवांश से कुछ शिकायतें थीं, इसलिए जब उसने उसे देखा तो उसने बहुत उत्साह या बहुत बेरुखी नहीं दिखाई। उसने बस मन में एक फीकी सी हम की जो देवांश को इज्जत देने के लिए काफी थी। लेकिन जिस बात ने उसे हैरान किया वह ये थी कि देवांश इतनी जल्दी कैसे आ गया। फोन रखने के बाद 2 मिनट भी नहीं हुए थे। नहीं, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पास में ही कहीं हो, इसीलिए वह इतना तेज था? सिया को यह स्पष्टीकरण बहुत वाजिब लगा। सिया की शांति के मुकाबले देवांश को देखकर हेमा वागले कहीं ज्यादा उत्साहित थीं। ये पहली बार था जब वह देवांश को देख रही थी, इसलिए जब उन्होंने उसकी चमकदार आंखों और तीखे नैन नक्श वाला सुंदर चेहरा देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गईं। खासकर देवांश के चारों ओर वह रहस्यमयी और आकर्षक आभा, जिसने एक पल के लिए उनकी सांसें भारी कर दीं। देवांश चलकर हेमा वागले के सामने आया, पीहू को उनकी गोद से लिया, फिर सिया की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में कोमलता थी। माफ करना, मुझे देर हो गई। बाकी मुझ पर छोड़ दो।
सिया ने बस सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा पानी की तरह शांत था, मानो उसे उम्मीद थी कि वह यही कहेगा। और हेमा वागले, जो पहली बार देवांश से मिल रही थी, उसकी कोमलता और अधिकारपूर्ण अंदाज देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने यहाँ तक सोचा, ऐसे पति के साथ सिया इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत होगी, है ना? मिस्टर ठाकुर, बात यह है कि हेमा वागले ने देखा कि देवांश इस मामले को संभालने वाला है, इसलिए उन्हें लगा कि उसे पूरी कहानी बताना बहुत जरूरी है। हालांकि देवांश ने सीधे हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। क्या हुआ, इसकी बारीकियां अब मायने नहीं रखती। आखिर मेरी पत्नी और बच्चे को इस कड़कड़ाती ठंड में घेरना ही अपने आप में मौत की सजा है। अध्याय 282। पापा तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि उन्हें सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसे स्थिति समझने की जरूरत नहीं थी, जो ये दर्शाता था कि वह बिना किसी शर्त के अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खड़ा है। सिर्फ ये तथ्य कि उन्होंने सिया और उसकी बेटी को घेरने की हिम्मत की, एक मौत की सजा थी, जो सिया और उसकी बेटी के लिए उसके बेइंतहा प्यार को दर्शाता था। देवांश के बेहद दबंग शब्द सुनकर हेमा वागले को लगा जैसे उनका खून खौल रहा हो। वह इतनी देर से ठंडी हवा में थी कि एक सेकंड पहले तक उनके दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगा जैसे उनका पूरा शरीर जल रहा हो। यह एक अभूतपूर्व एहसास था, बहुत अजीब, जैसे उनका पूरा वजूद सुलगने वाला हो। सिया को ऐसा खजाने जैसा पति कैसे मिला? क्या वह मेरे लिए भी ऐसा कोई ढूंढ सकती है? जब हेमा ने सिया की ओर देखा तो उन्होंने पाया कि उसका चेहरा शांत था, मानो वह ऐसे दृश्यों की आदी हो। ये सोचकर कि सिया को इतना लाड प्यार मिलता है, हेमा की आंखों में जलन उतर आई। हालांकि सिया का दिल इस पल वास्तव में बहुत उत्साहित था। आखिरकार वह भी एक औरत थी। अपने बच्चे के पिता द्वारा उसकी ऐसी बेपनाह सुरक्षा देखकर वह कैसे प्रभावित न होती। खासकर वह आखिरी वाक्य, उसे बस थोड़ी सी ठंडी हवा लगी, फिर भी उसने सामने वाले को मौत की सजा सुना दी। क्या ये थोड़ा ज्यादा दबंगई नहीं थी? लेकिन कोई भी औरत इस पर फिदा हो जाएगी। वह कोई अपवाद नहीं थी। वह बस इसे दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह खुद को रोके हुए थी, अपना संयम बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि अगर उसने ज्यादा उत्साह दिखाया तो देवांश सोचेगा कि उसने उसके गैंगस्टर बैकग्राउंड को एक दाग के रूप में स्वीकार कर लिया है। आखिरकार अपने अवचेतन में वह अब भी उम्मीद करती थी कि देवांश अंडरवर्ल्ड से बाहर निकल सकता है, अपने हाथ पूरी तरह से धो सकता है और एक ईमानदार, कानून का पालन करने वाला इंसान बन सकता है। इस तरह पीहू भविष्य में अपने सहपाठियों को गर्व से अपने पिता के पेशे के बारे में बता सकेगी, न कि गोलमोल और रहस्यमयी तरीके से, जैसा कि वह अब थी। इसलिए वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि देवांश को पता चले कि उसकी मौजूदा पहचान के बारे में सिया की धारणा बदल गई है। हालांकि चाहे वह मानने को तैयार हो या न हो, उसने पाया कि जब से देवांश आया था, उसका पहले से जमा हुआ शरीर धीरे धीरे गर्म हो रहा था। यहाँ तक कि उसके पैर, जो ठंडी जमीन पर रखे थे, अब थोड़ी गर्माहट महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह ठंडी मिट्टी पर नहीं, बल्कि घर के अंदर अंडरफ्लोर हीटिंग पर खड़ी हो। क्या मनोवैज्ञानिक सुझाव की ताकत सच में इतनी मजबूत होती है? सिया मन ही मन हैरान हुए बिना न रह सकी। हा। सामने खड़े काला नाग और अन्य लोग देवांश की बात सुनकर पहले तो दंग रह गए, फिर ठहाके मारकर हंस पड़े, जो पूरे खेल के मैदान में गूंज उठा। बस तू हमें मौत की सजा सुनाने की हिम्मत करता है? तू अपने आप को समझता क्या है? देखा नहीं हमारे पास कितने लोग हैं? काला नाग ने अपना पेट पकड़ लिया, हंसी रोक नहीं पा रहा था। क्या तुझे अभी भी समझ नहीं आया कि यहाँ का बॉस कौन है? काला नाग ने आखिरी वाक्य लगभग दहाड़ते हुए कहा, जिससे डरकर पीहू देवांश से कसकर चिपट गई, अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। ये देखकर देवांश ने पीहू को दिलासा देने के लिए जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई। पीहू, डरो मत, पापा यहाँ हैं, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। हम देवांश की आवाज सुनकर पीहू ने उसे छोड़ा नहीं, लेकिन उसका तनावग्रस्त शरीर काफी ढीला पड़ गया। पीहू को काफी हद तक रिलैक्स होते देख देवांश ने आखिरकार ऊपर देखा, अपनी आंखें काला नाग पर सिकुड़ते हुए। तो तुम्हारा मतलब है, जिसके पास ज्यादा लोग हैं वही बॉस है ना? इतनी जाहिर सी बात है और फिर भी पूछ रहे हो? क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालना चाहते हो? हा। काला नाग बोलने के बाद फिर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है, चूंकि तुम ये खेल खेलना चाहते हो तो आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, देवांश ने कहा, लेकिन एक हाथ से पीहू को पकड़े हुए उसने दूसरे हाथ से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। सिया बगल से सब साफ देख रही थी। देवांश ने जो नंबर डायल किया था वह बब्बन के नाम से सेव था। वह जानती थी कि देवांश अंडरवर्ल्ड में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। हालांकि उसे देवांश का अंडरवर्ल्ड में शामिल होना सख्त नापसंद था और वह अंडरवर्ल्ड से नफरत करती थी, लेकिन इस बार उसने देवांश को कॉल करने से नहीं रोका। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गया और दूसरी तरफ से बब्बन भाई की बेहद खुशी और उत्साह भरी आवाज आई, भाई आपने याद किया। पूरे कपूर परिवार में दो काफी खास व्यक्ति थे,
एक रिया कपूर जो देवांश को उसके पूरे नाम से बुला सकती थी और दूसरा बब्बन जो गुरु देवांश को भाई कहने की हिम्मत रखता था। तुम जो भी कर रहे हो उसे छोड़ो, अपने बंदों को लो और तुरंत चंद्रपुर रॉयल किड्स स्कूल आ जाओ। देवांश का आदेश सरल और स्पष्ट था। बोलने के ठीक बाद उसने फोन काट दिया। दूसरी तरफ काला नाग ने ये देखा और ताना मारने से नहीं चूका। ओह, बड़ा नाटक कर रहा है, बहुत साउथ इंडियन फिल्में देखता है क्या? मैं देखना चाहूंगा कि तुम छोटे से गुंडे कितने लोगों को बुला सकते हो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, बस ध्यान रखना कि तब अपनी पैंट गीली मत कर देना, देवांश ने ठंडे स्वर में कहा। फिर सबकी शक्लें याद कर ली ताकि भगदड़ में कोई बचकर ना भाग जाए। और तभी तीसरी मंजिल के गलियारे से एक सिर बाहर निकला और तीखी आवाज में चिल्लाया, उस हरामजादे का बाप आ गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश ने ऊपर देखा, उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उस कर्कश औरत पर वार करने ही वाला था। सिया ने इसका पहले से ही अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उसने जल्दी से देवांश को रोका और फुसफुसाते हुए कहा, समझदार आदमी तब नहीं लड़ता जब हालात उसके खिलाफ हों। उनके पास अभी ज्यादा लोग हैं, ज्यादा आवेगी मत बनो। हालांकि उसे देवांश का अंडरवर्ल्ड में शामिल होना नापसंद था, फिर भी वह देवांश को लोगों के झुंड से पिटते हुए नहीं देखना चाहती थी। सिया को नहीं लगा कि वह उसकी परवाह कर रही है, वह बस नहीं चाहती थी कि वह खूनी और हिंसक दृश्य उसकी बेटी को डरा दे। देवांश हमेशा दूसरी औरतों की विनती ठुकरा देता था, लेकिन जब तक वह सिया की विनती थी उसने कभी मना नहीं किया। इसके अलावा अगर वह चुड़ैल बिना पूरी निराशा का अनुभव किए मर गई तो यह वास्तव में उसके लिए बहुत आसान होगा। इसलिए देवांश पीछे हट गया और फिलहाल उस कुतिया की जान बख्श दी। हेमा वागले ने यह सुना, ऊपर देखा और कहा, मिसेज वर्मा, अब जब पीहू के माता पिता यहाँ हैं, क्या आप उन्हें ऊपर आने दे सकती हैं? नहीं, वह चुड़ैल चीखी, उनकी औकात क्या है? उन्हें लगता है कि वे हमें इतनी आसानी से देख सकते हैं। उनसे कहो कि हमसे मिलने की अर्जी के तौर पर नीचे 3 बार नाक रगड़ें और फिर ऊपर आकर मेरे बेटे के सामने माफी मांगने के लिए नाक रगड़ें। मिसेज वर्मा, अपनी हद मत पार कीजिए, ये कानून से चलने वाला समाज है। हेमा वागले ने तर्क दिया। हम कानून से चलने वाला समाज? चुड़ैल ने ठंडी सांस ली, यहाँ मैं ही कानून हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अगर हिम्मत है तो ऊपर आओ और मुझे मारो। आप? हेमा वागले बहुत गुस्से में थी लेकिन लाचार थीं। ये देखकर वह औरत तुरंत हंसी, बेकार कंगालों का झुंड, तुम्हें देखकर ही मुझे मनहूसियत महसूस होती है। एक पल रुकने के बाद उसने काला नाग से कहा, कालू, वे जब भी नाक रगड़ें ऊपर आ सकते हैं, वरना हम इंतजार करते रहेंगे, देखते हैं कौन पहले हार मानता है। ठीक है मिसेज वर्मा, आप बेफिक्र रहिए, काला नाग ने तुरंत चापलूसी भरे भाव के साथ जवाब दिया। उस औरत के अंदर जाने के बाद काला नाग ने देवांश पर ताना मारा, तुम सबने मिसेज वर्मा की बात सुनी, अगर ऊपर जाना चाहते हो तो जल्दी से मेरे सामने नाक रगड़ो, वरना ठंड से मर जाओगे। हेमा वागले भी अभी अभी उस औरत की बातों से बहुत गुस्से में थी, इसलिए वह जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाई। माफ करना, पर हमें सच में ठंड नहीं लग रही। वह सच बोल रही थी। पहले उन्हें लगा कि यह उनका खून खौल रहा है जिसकी वजह से उन्हें ठंड नहीं लग रही, लेकिन उन्होंने अभी ध्यान से महसूस किया और उन्हें एहसास हुआ कि यह उनका वहम नहीं था। आसपास का तापमान वास्तव में बढ़ गया था। मरे हुए बतख की तरह जिद्दी, देखते हैं तुम कितनी देर टिकते हो। काला नाग ने ठंडी सांस ली, फिर उन्हें घेरना जारी रखा और तभी देवांश के कंधे पर लेटी पीहू अचानक बोली, थोड़ी डरी हुई फुसफुसाहट में, पापा, पीहू ने कुछ गलत नहीं किया। गौतम ने मुझे कई बार धक्का दिया तो मैंने उसे वापस धक्का दे दिया। ये सुनकर देवांश आग बबूला हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बेटी को स्कूल में इतना सताया जाएगा और अंत में उसे ही नाक रगड़कर उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसे कमीनों को मरने का हक क्यों नहीं होना चाहिए। पीहू को शायद देवांश के गुस्से का एहसास हो गया था, इसलिए उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मम्मी और टीचर दोनों ने कहा पीहू ने कुछ गलत नहीं किया, तो पापा प्लीज मुझे मत मारो, ठीक है। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब देवांश ने पीहू के शब्द सुने तो उसका दिल बैठ गया और आत्मग्लानि और अपराध बोध की भावना तुरंत उसमें भर गई। माता पिता को अपने बच्चों का मजबूत सहारा होना चाहिए, फिर भी पीहू को इस बात की चिंता थी कि वह उसे मारेगा। वह अतीत में कितना बड़ा बदमाश रहा होगा कि पीहू उससे इतना डरती थी। हालांकि उसने जल्दी से खुद को संभाला और फिर पीहू को दिलासा दिया, पीहू गलत नहीं है। पापा न केवल तुम्हें नहीं मारेंगे बल्कि वह उन्हें सबक सिखाने में भी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ बस तुम, काला नाग ने मजाक उड़ाया, तुम हमें सबक कैसे सिखाओगे? अपने शरीर से हमारे घूंसों को तोड़कर, ताकि हम थक कर मर जाएं। हा, ज्यादा हवा में मत उड़ो, देवांश ने लोगों को बुला लिया है। सिया भी सामने वाले के अहंकार से बेहद गुस्से में थी, इसलिए वह जवाब देने से नहीं चूकी। सिर्फ एक फोन करके और तुम उसे लोगों को बुलाना कहते हो।
कहाँ हैं वे? ऐसा क्यों है कि तुम कुछ लोगों के अलावा यहाँ बाकी सब मेरे आदमी हैं? काला नाग बेहद अहंकार से हंसा। लेकिन ठीक उसी समय क्रीच स्कूल के गेट की दिशा से अचानक ब्रेक लगने की बेहद तेज और तीखी आवाज आई। अध्याय 283। अब से वे सब खराब हैं। स्कूल के गेट पर वामन काका मजे से एक नाटक सुन रहे थे। उनका ध्यान पूरी तरह स्कूल पर था, इस चिंता में कि कहीं समझदार नन्ही पीहू को कोई परेशान न कर रहा हो। तभी ब्रेक की एक तीखी अचानक आए आवाज से वे चौंक गए। कोई और रास्ता नहीं था। आवाज बहुत करीब और बहुत कठोर थी। उन्हें लगा कि किसी ने बिना देखे गाड़ी सीधे उनके गार्ड केबिन पर चढ़ा दी है। किस कुत्ते? केपिल वामन काका जो खड़े हो गए थे, अपनी गाली पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सामने का नज़ारा देखकर वे इतने हैरान हुए कि उनका जबड़ा खुला का खुला रह गया और वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। वामन काका को लगता था कि उनका जीवन काफी उथल पुथल भरा रहा है और वे खुद को ऐसा व्यक्ति मानते थे जिसने बड़े बड़े तूफान देखे हैं। वे स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड का काम सिर्फ एक स्थिर बुढ़ापे के लिए कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने उथल पुथल भरे जीवन और बड़े तूफानों के बावजूद उन्होंने कभी ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा था। सफ़ेद रंग की वैनों की एक समान कतार स्कूल के गेट से लेकर रॉयल एवेन्यू के साथ साथ जहां तक उनकी नज़र जा सकती थी वहां तक फैली हुई थी। वामन काका नहीं जानते थे कि वे कुल कितनी थी, लेकिन सिर्फ उनकी नज़र के सामने एक मोटा अनुमान 50 से ऊपर था। इन वैनों के रुकने से पहले ही उनके साइड स्लाइडिंग दरवाजे खुले और काली यूनिफॉर्म में मजबूत नौजवानों का एक समूह बाहर निकला। सभी के हाथों में पुलिस वाले डंडे थे। उनका आभामंडल डरावना था। ये देखकर वामन काका के पैरों में जान नहीं रही और वे मन ही मन प्रार्थना करने लगे, स्कूल की तरफ मत आना, स्कूल की तरफ मत आना, मत आना। अरे बाप रे, ये तो सच में इधर ही आ रहे हैं। उन्हें रोकूं या न रोकूं, ये सवाल जीवन और मृत्यु के विकल्प की तरह वामन काका के सामने खड़ा था। अपनी 1900 रुपये महीने की मामूली तनख्वाह के बारे में सोचकर वामन काका को लगा कि वह जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर अगर वे गए भी तो उनका अनुमान था कि हर एक आदमी का एक थप्पड़ उन्हें परलोक भेजने के लिए काफी होगा। लेकिन अपने शरीर पर यूनिफॉर्म देखकर उन्हें लगा कि उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। आखिर वह नन्ही बच्ची पीहू अभी भी अंदर थी। अगर यह समूह उस बच्ची से निपटने के लिए अंदर गया तो क्या वे एक नाकाबिल गेटकीपर नहीं कहलाएंगे? इसलिए अपने कांपते पैरों के साथ वे लड़खड़ाते हुए गार्ड केबिन से बाहर निकले। समूह का नेतृत्व कर रहे उस शख्स की ओर उंगली उठाई और मांग की, तुम लोग क्या कर रहे हो? यह एक स्कूल है, तुम यहाँ जंगली नहीं बन सकते। बब्बन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन उसे एक बूढ़ा गेटकीपर रोक लेगा। उसे मानना पड़ा, वह बूढ़ा अपनी उम्र के हिसाब से सच में हिम्मत वाला था, जिससे बब्बन के मन में सम्मान भर गया। गनीमत थी कि देवांश का फोन मिलने के बाद बब्बन ने लोगों को इकट्ठा करते समय अपने उस्ताद मास्टर वाघ को भी फोन किया था और सही स्थिति के बारे में पूछा था। जब उसे पता चला कि देवांश की बेटी को स्कूल में घुटने टेकने पर मजबूर किया गया है तो बब्बन का सिर सनक गया। इसलिए उसने 1 दर्जन से ज्यादा कॉल किए, यह मान करते हुए कि भले ही वे अपना काम खत्म करने वाले हों, उसे रोकें, कपड़े पहने और चंद्रपुर रॉयल किड्स स्कूल की ओर दौड़ें। इसलिए बब्बन जानता था कि वामन काका दुश्मन नहीं है। वास्तव में उन्होंने पहले सिया को सलाह भी दी थी, इसलिए वे उनकी तरफ थे। इस प्रकार बब्बन ने आगे बढ़कर वामन काका की उठी हुई उंगली को थाम लिया, फिर सम्मानपूर्वक उन्हें गार्ड केबिन तक ले गया। माफी मांगते हुए मुस्कुराया, काका गलतफहमी मत पालना, हम सब पीहू के ही घर वाले हैं। हमने सुना है कि पीहू को स्कूल में कुछ परेशानी हुई है और हम यहाँ दूसरे अभिभावकों को समझाने आए हैं। ये कहते हुए बब्बन ने गार्ड केबिन का दरवाजा खोला, वामन काका को अंदर आमंत्रित किया और फिर अपने एक आदमी से सिगरेट के 2 डिब्बे लेकर गार्ड केबिन की मेज पर रख दिए। काका, आप अपना नाटक सुनना जारी रखें, हम जल्दी वापस आएंगे। गार्ड केबिन का दरवाजा बंद करते हुए बब्बन ने हाथ हिलाया और अपने आदमियों को लेकर शान से स्कूल में घुस गया। 50 से ज्यादा वैनें, हर एक से लगभग 10 लोग निकले। आसानी से 500 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने स्कूल के खेल के मैदान को इतनी घनी तरह से घेर लिया कि पानी की एक बूंद भी नहीं रिस सकती थी। इसमें वे लोग शामिल भी नहीं थे जो अभी तक अंदर नहीं घुस पाए थे, या लोगों का वह लगातार तांता जो अभी भी आ रहा था। भाई, बब्बन सीधे देवांश के सामने चला गया और पूरे 90 डिग्री का झुककर सलाम किया। जैसे ही वह झुका, उसके पीछे आने वाले सैकड़ों आदमियों ने एक साथ झुककर सलाम किया। भाई, यह आवाज तूफानी थी जिससे स्कूल की इमारत की खिड़कियां थरथरा उठीं। भाभी, बब्बन ने सिया को फिर से सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर सलाम किया। सैकड़ों आदमियों ने भी झुककर सलाम किया। भाभी, माहौल भारी था, प्रतिष्ठा जमीन हिला देने वाली थी, जिससे उनके सामने खड़े लोगों की रूह कांप गई और होश फाख्ता हो गए। दरअसल जब उन्होंने पहले ब्रेक की आवाज सुनी थी तो वे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ गलतफहमी थी।
अब लोगों की इस घनी भीड़ को देखकर सभी यूनिफॉर्म में और हाथों में डंडे लिए हुए, साफ तौर पर एक पेशेवर गैंग और न कि उनका छापामार जैसा समूह, उनका वहम तुरंत टूट गया और उनके चेहरे पीले पड़ गए। भाभी कहने के बाद बब्बन सीधा खड़ा हुआ, मुड़ा और काला नाग और अन्य लोगों की ओर देखा जो लगभग डर के मारे पागल हो चुके थे। आधी मुस्कान के साथ पूछा, भाई किस अंधे कुत्ते ने हमारी नन्ही राजकुमारी को परेशान करने की जुर्रत की? इससे पहले कि देवांश बोल पाता, पीहू ने देवांश से लिपटे हुए सामने खड़े काला नाग की ओर इशारा किया और कहा, बब्बन अंकल वो थे। उन्होंने पीहू को 3 बार नाक रगड़ने पर मजबूर किया। उन्होंने मम्मी पापा को भी उनके सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया, वरना वे हमें जाने नहीं देते। पीहू बब्बन को जानती थी क्योंकि जब सिंघानिया परिवार ने पहले उसे और उसकी मां को किडनैप किया था तो बब्बन ने जान पर खेलकर उन्हें बचाया था, इसलिए सिया बाद में पीहू को बब्बन का शुक्रिया अदा करने ले गई थी। वैसे उम्र के हिसाब से बब्बन देवांश से काफी बड़ा था, इसलिए पीहू को उसे बब्बन अंकल कहना चाहिए था, लेकिन बब्बन ने मना कर दिया, जिद की कि पीहू उसे बब्बन अंकल ही बुलाए। सिया लाचार होकर सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। पीहू की बातें सुनने के बाद बब्बन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हे भगवान, उन्होंने न केवल सिया और उसकी बेटी को घुटने टेकने पर मजबूर किया, बल्कि उन्होंने गुरु देवांश को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की जुर्रत की। क्या तुम शहर की हवा से ऊब गए हो और शमशान में घर बनाना चाहते हो? क्या तुम लोग वो कुत्ते हो? बब्बन ने आंखें सिकोड़कर काला नाग और अन्य लोगों पर अपनी नजर दौड़ाई। जब उनकी नजरें बब्बन से मिली तो वे इतने खौफजदा हो गए कि वे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। वे सब मुंबई के ही थे। हालांकि वे असली गैंग मेंबर नहीं थे, लेकिन उन्होंने बब्बन भाई के बारे में सुना था और उनका नाम तूफान की तरह गूंजता था। काला नाग का जीवन लक्ष्य बब्बन भाई जैसा बनना था। यहाँ तक कि कोई कह सकता था कि बब्बन भाई उसके सबसे बड़े आदर्श थे। लेकिन काला नाग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अपने आदर्श के साथ उसकी पहली करीबी मुलाकात इस तरह होगी। बब्बन भाई, गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी। काला नाग ठंडे पसीने में भीगा हुआ था, सीधे जमीन पर घुटने टेक दिए। उसका गला सूख गया था जब उसने समझाने की कोशिश की। गलतफहमी, मैं तेरी माँ। बब्बन ने हाथ उठाया, काला नाग के चेहरे पर तमाचा मारने ही वाला था। हालांकि इससे पहले कि वह आखिरी शब्द बोल पाता, देवांश ने उसकी कलाई पकड़ ली। बब्बन ने काफी हैरानी से पूछा, भाई आप? देवांश ने उसे नहीं समझाया, लेकिन सिया की ओर मुड़ा, पीहू को उसे सौंपते हुए। तुम पीहू को पहले बाहर टहलाने क्यों नहीं ले जाती? सिया समझ गई कि आने वाला नज़ारा बच्चों के लिए अनुपयुक्त हो सकता है, इसीलिए देवांश चाहता था कि वह पीहू को बाहर ले जाए। इसलिए उसने सिर हिलाया, पीहू को लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन उसे ये भी डर था कि देवांश शायद बहुत आगे निकल जाए, इसलिए उसने कुछ ऐसा फुसफुसाया जो केवल वह और देवांश सुन सकते थे। सावधान रहना, किसी की जान मत लेना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, देवांश ने भी धीरे से जवाब दिया। देवांश का वादा मिलने के बाद सिया फिर पीहू को लेकर बाहर की ओर चल दी। भीड़ में खड़े लोगों ने सिया को आते देख उसके लिए रास्ता बना दिया। थोड़ा झुकते हुए उनका रवैया बेहद सम्मानजनक था। जब वह भीड़ के अंत तक पहुंची तो वह पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाए और देखा कि जो काला नाग पहले बेहद अहंकारी था, अब देवांश को चापलूसी भरे भाव से देख रहा था। उस नजरिए से वह बिल्कुल एक कुत्ते जैसा लग रहा था जो बचे खुचे टुकड़ों का इंतजार कर रहा हो। यह उसी पल था जब सिया को अचानक लगा कि शायद देवांश का गैंग में शामिल होना पूरी तरह से बिना फायदों के नहीं था। कम से कम जब ऐसे बुरे लोग मिलते हैं जो अपनी ताकत से दूसरों को सताते हैं, तो उसके लिए और पीहू के लिए न्याय मांगने और खड़े होने के लिए और भी ज्यादा और ताकतवर बुरे लोग हो सकते हैं। देवांश की तरफ उसने इंतजार किया जब तक सिया और पीहू कोने से मुड़ नहीं गई और भीड़ में बना रास्ता पूरी तरह से भर नहीं गया। फिर उसने हेमा वागले से पूछा, टीचर, क्या हमारे स्कूल के सभी सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं? हम हेमा वागले अभी भी लोगों के बड़े समूह के सदमे में डूबी हुई थी, यहाँ तक कि यह कल्पना भी कर रही थी कि अगर वह सिया होती और इतने लोग उन्हें भाभी कहकर बुलाते तो कितना शानदार होता। ओह हाँ, वे काम कर रहे हैं, सब के सब, हेमा वागले वास्तविकता में लौटते हुए जल्दी से जवाब दिया। वह मिसेज वर्मा उस चुड़ैल का सामना करने की हिम्मत इसलिए कर पाई थी क्योंकि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे थे जिन्होंने साफ तौर पर गौतम को पीहू को पहले धक्का देते हुए कैद किया था। ये सुनने के बाद देवांश ने सिर हिलाया, फिर हेमा वागले की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा है? वैसे अब से वे सब खराब हैं। अध्याय 284। ये कैसा तर्क है? सब खराब हैं। हेमा वागले ने माथे पर शिकन के साथ पूछा। साफ था कि उन्हें अभी बात समझ नहीं आई थी। सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल ठीक थे, तो सिर्फ मिस्टर ठाकुर के कहने से वे खराब कैसे हो सकते हैं? लेकिन बब्बन ने देवांश के शब्द सुनने के बाद तुरंत अपने कुछ आदमियों को इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, जाओ सर्विलांस रूम ढूंढो। आदमी तुरंत समझ गए और सधे हुए अंदाज में स्कूल की तलाशी लेने लगे। उनकी पेशेवरता दिखा रही थी कि वे ऐसे कामों के लिए अजनबी नहीं थे।
इस पल हेमा वागले भी समझ गईं कि देवांश का क्या मतलब था। जल्द ही उन आदमियों ने स्कूल की इमारत के बगल में एक निजी इमारत में सर्विलांस रूम ढूंढ लिया जो मॉनिटर से भरा हुआ था। भाई मिल गया। बब्बन ने ये सुनकर सिर हिलाया और आदमियों ने कुशलता से सर्विलांस रूम का दरवाजा तोड़ा, फिर अंदर गए और सभी सर्विलांस बंद कर दिए। भाई काम हो गया। 1 मिनट से भी कम समय में इन आदमियों ने काम पूरा कर दिया था। बब्बन और उसके आदमियों को सर्विलांस बंद करते देख काला नाग और अन्य लोग, चाहे कितने भी बेवकूफ हों, समझ गए कि वे पूरी तरह बर्बाद होने वाले हैं। इसलिए एक एक करके वे सब घुटने टेक कर बैठ गए, कांपते हुए, और देवांश और बब्बन की ओर निराशा से देखने लगे। उनकी आंखें मिन्नतों से भरी थीं। देवांश काला नाग के पास गया, हाथ बढ़ाया और उसके गाल थपथपाए और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम देखना नहीं चाहते थे कि मैं कितने लोगों को बुला सकता हूँ? चलो खड़े हो जाओ और ठीक से गिनो, यहाँ कितने लोग हैं? काला नाग ये सुनकर उसे याद आया कि उसने देवांश के सामने पहले क्या कहा था, और वह चाहता था कि काश वह मर जाए। अब वह बस आज्ञाकारी बनकर जमीन पर घुटने टेकना चाहता था। वह वास्तव में खड़े होकर लोगों को गिनने की हिम्मत कैसे कर सकता था? बब्बन ने देखा कि काला नाग उठने को तैयार नहीं है तो वह उसके पास गया, उसका कंधा पकड़ा और उसे सीधे ऊपर उठा लिया। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई बब्बन भाई, मैं वास्तव में गलत था। अपने शरीर को हल्का महसूस करते हुए काला नाग ने सोचा कि बब्बन उस पर हमला करने वाला है और वह डर के मारे कांपने लगा, और वास्तव में उसने वहीं पेशाब कर दिया। एक तीखी बदबू हवा में फैल गई। हेमा वागले ये देखकर अपनी नाक बंद करने से खुद को रोक नहीं पाई और सोचने लगी, उसने सच में डर के मारे पैंट गीली कर दी। और मिस्टर ठाकुर ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। क्या वे कुछ ज्यादा ही अद्भुत नहीं हैं? मैंने पहले क्या कहा था? मैंने कहा था कि डर के मारे अपनी पैंट गीली मत करना, लेकिन तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। अब कैसा लग रहा है? देवांश ने काला नाग से पूछा, जिसने अपनी पैंट गीली कर दी थी, थोड़ी निराशा के साथ। इस पल काला नाग के पैर कांप रहे थे। अगर बब्बन उसे पकड़े नहीं होता तो वह बहुत पहले गिर गया होता। देवांश, नहीं भाई, मैं जानता हूँ मैं गलत था। आप दरियादिल इंसान हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? जैसे ही काला नाग बोला, उसके चेहरे से आंसू और नेटा बहने लगा। देवांश ने हालांकि मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर लापरवाही से पूछा, क्या तुमने पहले ये भी नहीं कहा था कि जिसके पास ज्यादा लोग होते हैं वही बॉस होता है? तो अब यहाँ का बॉस कौन है? उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर काला नाग का दिमाग सुन्न हो गया। अभी कुछ देर पहले उसके पास ज्यादा लोग थे और सारे फायदे उसके हाथ में थे, तो स्वाभाविक रूप से वह यही कहेगा। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम समय में स्थिति पूरी तरह से पलट जाएगी और उसका ग्रुप उनके ही शब्दों की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। काला नाग को अब किसी और बात की परवाह नहीं थी। उसने बब्बन के हाथों से खुद को छुड़ाया, धड़ाम से जमीन पर घुटने टेक दिए और देवांश के सामने पागलों की तरह नाक रगड़ने लगा। भाई, मैं वास्तव में गलत था। यह मेरा लालच था जिसने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और मुझे आपका अपमान करने पर मजबूर किया। प्लीज अपनी महान दयालुता में मुझे एक बात की तरह जाने दीजिए, प्लीज। हेमा वागले काला नाग को पागलों की तरह नाक रगड़ते देख अविश्वसनीय रूप से संतुष्ट महसूस कर रही थीं। क्या तुम पहले अहंकारी और दबंग नहीं थे? क्या तुमने हमें नहीं घेरा था, उन्हें तुम्हारे सामने घुटने टेकने और नाक रगड़ने पर मजबूर किया था, वरना वे यहाँ से नहीं जा सकते थे? क्या तुमने मुझे अपनी सेवा करने के लिए मजबूर नहीं किया था, वरना तुम मेरे लिए मुंबई में रहना मुश्किल कर देते, यहाँ तक कि मेरे माता पिता को दवा के पैसों से भी मोहताज कर देते? क्या इतनी ही देर हुई है और तुम सबसे पहले घुटने टेक रहे हो और नाक रगड़ रहे हो, और तुम्हें अब मेरी सेवा की जरूरत नहीं है? काला नाग का माथा बार बार जमीन से टकराते देख हेमा वागले की आंखें नफरत से भर गईं। छी कचरा। लेकिन जब उन्होंने फिर से देवांश की ओर देखा तो उनकी आंखें तुरंत प्रशंसा से भर गईं। वह और काला नाग दोनों एक ही दुनिया से थे, तो काला नाग इतना घिनौना क्यों था जबकि वह इतना सुंदर और आकर्षक था, जो खुशी और प्रशंसा जगाता था? उन्होंने 3 सेकंड तक गंभीरता से सोचा, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंची, क्योंकि देवांश के पास स्पष्ट रूप से ताकत थी लेकिन उसने इसका इस्तेमाल न करना चुना। और काला नाग केवल सत्ता के बल पर दूसरों को सताना जानता था, फिर भी वह खुद एक काया था जो कमजोरों को सताता था और ताकतवर से डरता था। भले ही काला नाग सम्मान के साथ अपनी जगह पर खड़ा रहता और बब्बन और उसके आदमियों को देखकर घुटने न टेकता, तो शायद हेमा वागले एक मर्द के रूप में उसका सम्मान करती। जहां तक अब की बात है, हेमा वागले को यह आदमी उल्टी आने की हद तक घिनौना लगा। देवांश वहां खड़ा था, काला नाग को अंतहीन नाक रगड़ते देख रहा था। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। जब तक काला नाग ने नाक रगड़ रगड़ कर अपना सिर लहूलुहान नहीं कर लिया, तब तक देवांश नीचे नहीं झुका। उसने काला नाग के बाल पकड़े और उसे आंख मिलाने पर मजबूर किया। तुम लोगों ने अपनी संख्या के बल पर मेरी पत्नी और बेटी को घेरा, उन्हें तुम्हारे सामने नाक रगड़ने और घुटने टेकने पर मजबूर किया।
अगर मैं सिर्फ एक आम आदमी होता तो क्या मैं आज यहाँ से तब तक नहीं जा पाता जब तक मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकता। इस पल काला नाग नाक रगड़ने से पहले ही चकराया हुआ था, लेकिन देवांश के शब्द सुनकर वह फिर भी डर से कांप गया और उसने जल्दी से बार बार माफी मांगी। भाई, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मैं गलत था, प्लीज मुझे जाने दो। जब मेरी पत्नी और बेटी ने तुम्हारे साथ तर्क किया तो तुम उनके खिलाफ बल प्रयोग करना चाहते थे। ठीक है, अब मैं तुम्हारे खिलाफ बल प्रयोग कर रहा हूँ और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। इस दुनिया में ऐसा न्याय कहाँ होता है। आखिरी शब्द बोलने के बाद देवांश का हाथ, जिसने काला नाग के बाल पकड़े हुए थे, अचानक जमीन की ओर दबा। एक धीमी धप की आवाज सुनाई दी और काला नाग का सिर जमीन से जोरदार तरीके से टकराया। हेमा वागले पास ही खड़ी थी, यहाँ तक कि अपने पैरों के नीचे जमीन को हिलते हुए महसूस कर सकती थी। वह अपनी आंखें फैलाने से खुद को रोक नहीं पाई देवांश को देखते हुए, और मन ही मन सोचा, मिस्टर ठाकुर की ताकत सच में डरावनी है, और अगर ऐसा है तो वह शायद किसी को बुलाए बिना भी काला नाग और उसके आदमियों से निपट सकते थे, है ना। कहने का मतलब है, जब वह उस चुड़ैल पर हमला करना चाहता था, अगर सिया ने उसे नहीं रोका होता तो वह उस चुड़ैल को सबक सिखाने में पूरी तरह सक्षम होता। सिया शायद अपने पति की क्षमताओं को नहीं जानती, इसीलिए उसने बीच में आकर उसे रोका। और मिस्टर ठाकुर इतना शक्तिशाली होने के बावजूद फिर भी अपनी खूबसूरत पत्नी की बात सुनते हैं। ये सोचकर हेमा वागले के मन में देवांश के लिए अच्छी राय तेजी से बढ़ गई। इसका कोई उपाय नहीं था। औरतों को स्वाभाविक रूप से उन मर्दों से कोई प्रतिरोध नहीं होता जो अपनी पत्नियों को सिर आंखों पर बैठाते हैं। और जब देवांश ने काला नाग का सिर उठाया तो हेमा वागले ने देखा कि काला नाग का माथा पहले ही पिचक गया था। ये दिखाता था कि देवांश ने उस एक वार में कितनी ताकत का इस्तेमाल किया था। तार्किक रूप से बोलूं तो मेरी पत्नी और बेटी को कोने में धकेलने के लिए तुम आज मरते ही मरते, लेकिन मेरी पत्नी दयालु है और किसी की जान नहीं लेना चाहती, तो खुद को खुशकिस्मत समझो। तुम आज मरोगे नहीं, लेकिन जीने की उम्मीद भी मत करना। देवांश के बोलने के बाद उसने काला नाग का सिर दबाया और उसे फिर से जमीन पर दे मारा। धड़ाम, एक भारी आवाज, जैसे ऊंचाई से फेंका गया तरबूज जमीन पर गिरकर टूट गया हो। लेकिन देवांश यही नहीं रुका, उसने काला नाग का सिर फिर उठाया, उसे एक बार फिर जमीन पर दे मारा और फिर अपना हाथ छोड़ दिया, धीरे से खड़ा हो गया। क्या तुमने हमें 3 बार नाक रगड़ने के लिए नहीं कहा था? न कम न ज्यादा, पूरे 3। देवांश के बोलने के बाद उसने अपने हाथ झाड़े और फिर बब्बन को निर्देश दिया, चूंकि तुम सब आ गए हो तो बस खड़े मत रहो, उनका अच्छे से स्वागत करो, बस उन्हें जान से मत मारना, तुम कोई भी तरीका अपना सकते हो। बब्बन और उसके गुर्गे ये सुनकर तुरंत उत्साहित हो गए। गुरु देवांश द्वारा सौंपा गया काम पूरा करना ऐसा कुछ था जिस पर वे जीवन भर गर्व कर सकते थे। बब्बन ने तुरंत आदेश दिया, भाई ने बोल दिया है तो चलो सलीके से काम करते हैं। उंगलियों से शुरू करो, एक बार में एक हड्डी तोड़ो, जब वे मरने के करीब हों तो उन्हें तुरंत अस्पताल भेज दो। उसने ये तरीका मास्टर वाघ से सुना था और मास्टर वाघ ने इसे देवांश से सीखा था। जमीन पर घुटने टेके हुए गुंडे बब्बन की बात सुनकर बुरी तरह डर गए। उनके पहले से ही पीले चेहरे तुरंत खौफ और निराशा से भर गए। लेकिन देवांश, जो इस सब का सूत्रधार था, ने कोई ध्यान नहीं दिया। मुस्कुराहट के साथ वह हेमा वागले की ओर मुड़ा और कहा, टीचर, क्यों न हम ऊपर चलें और उस चुड़ैल से मिलें जिसने कहा था कि वह कानून है। ये सुनकर हेमा वागले, जो पहले से ही उत्साहित थी, की आंखों में तुरंत चमक आ गई। अध्याय 285, क्या मुझे तुम्हें पीटने के लिए कोई वजह चाहिए? हेमा वागले को गौतम को लेकर मिसेज वर्मा की हरकतें काफी समय से बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। हालांकि वह महज एक स्कूल टीचर थी और मिसेज वर्मा के अहंकार और दबंगई के बारे में सहने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह विरोध करना चाहती थी और उन्होंने अभी विरोध किया भी था, लेकिन नतीजा क्या निकला? उनकी नौकरी चली गई और उस काले नाग द्वारा लगभग अगवा कर ली गई। गनीमत थी कि पीहू के पिता समय पर आ गए, वरना अंजाम क्या होता सोचकर ही रूह कांप जाती है। इसलिए जब हेमा वागले ने देवांश को बार बार काला नाग का सिर जमीन पर पटकते देखा, उन भारी आवाजों को सुना, तो उन्हें लगा जैसे वह सांस भी नहीं ले पा रही हैं। वह घबराई हुई नहीं थी, वह अविश्वसनीय रूप से रोमांचित थी। और अब यह अभिभावक, जिनके तरीके और ताकत दोनों ही असाधारण थे, वास्तव में उन्हें उस चुड़ैल का सामना करने ले जाने को तैयार थे, जिसने उन्हें इतना उत्साहित कर दिया कि उनका दम घुटने लगा। उन्होंने खुद को संभालने की कई बार कोशिश की, अंत में अपनी भावनाओं को थोड़ा शांत किया, फिर एक खिली हुई मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और इशारा किया, मिस्टर ठाकुर, मैं रास्ता दिखाती हूँ, प्लीज मेरे पीछे आइए। देवांश ने सिर हिलाया और सलीके से पीछे चला। बब्बन ने ये देखा, चिंता हुई कि ऊपर मौजूद वे कमीने कहीं गुरु देवांश के हाथ गंदे न कर दें, तो उसने अपने कुछ आदमियों को इशारा किया, फिर एक समूह को लेकर पीछे हो लिया। जल्द ही हेमा वागले की अगुवाई में देवांश तीसरी मंजिल पर टीचर्स ऑफिस के पिछले दरवाजे पर पहुंचा।
गलियारे की ओर ऑफिस की तरफ 4 खिड़कियां थीं, बड़ी और छोटी, सभी बिना पर्दों के, जिससे अंदर का नज़ारा साफ दिख रहा था। जैसे ही वह पिछले दरवाजे की पहली खिड़की पर पहुंचा, देवांश ने ऑफिस के अंदर एक आदमी और एक औरत को बैठे देखा। आदमी सूट और टाई पहने था, नाक पर सोने के रिम वाला चश्मा, पीछे की ओर संवारे हुए बाल। पहली नज़र में वह बिल्कुल एक पढ़े लिखे बदमाश जैसा लग रहा था। औरत वही चुड़ैल थी जो पहले गलियारे में बकवास कर रही थी। सफ़ेद मिंक फर ओढ़े, गर्दन और हाथों में चमकते हुए गहने, चेहरे पर मोटा फाउंडेशन और भारी मेकअप, जैसे किसी कोठे की औरत हो। और जैसे ही खिड़की पर देवांश की आकृति दिखाई दी, बैठे हुए आदमी और औरत तुरंत अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए, बहुत घबराए हुए लग रहे थे। इसके अलावा देवांश ने बहुत साफ देखा कि उनके शरीर स्पष्ट रूप से थोड़ा कांप रहे थे। जाहिर है वे नीचे हुई हर चीज़ के बारे में जानते थे और इस पल वे भी डरे हुए थे। सही बात है, इतना बड़ा हंगामा और स्कूल इतना शांत, वे बहरे तो नहीं थे, वे इसे कैसे नहीं सुन सकते थे। चूंकि उन्होंने इसे सुना तो वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि देवांश ने सिर्फ एक फ़ोन कॉल से कितने लोगों को बुलाया था। इतना बड़ा पैमाना, भले ही वे उन्हें किराए पर लेने के लिए पैसे देने को तैयार हों, वे इतने कम समय में इतने सारे लोगों को किराए पर नहीं ले सकते थे। दूसरे शब्दों में, पीहू के पिता के पास रोजाना इतने सारे गुर्गे थे। यह महसूस करने के बाद वे कैसे नहीं डरते। जैसे ही देवांश दूसरी खिड़की से गुजरा, उसने देखा कि एक छोटा लड़का उस युवा जोड़े के बीच बैठा था जो अभी शॉर्ट वीडियो में खोया हुआ था। जैसे नीचे जो कुछ भी हो रहा था उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। युवा जोड़े के पीछे 4 बॉडीगार्ड खड़े थे, लेकिन उनके पीले चेहरों को देखते हुए वे इस पल जरूर डर से भरे होंगे। देवांश जल्दी से ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर गया, फिर हेमा वागले की आवाज़ सुनी, पीहू के पापा, ये गौतम की माँ कोमल वर्मा हैं और ये उसके पिता विकास वर्मा हैं। देवांश ने सिर हिलाया और सीधा कोमल वर्मा की ओर चला। ये देख, हेमा वागले जल्दी से पीछे हो ली, साथ ही परिचय देती हुई, आप दोनों, ये पीहू के पिता देवांश ठाकुर हैं, मिस्टर ठाकुर। आखिरी शब्द मिस्टर वह लगभग चीख पड़ी, क्योंकि इससे पहले कि वह इसे कह पाती, उन्होंने देखा कि देवांश ने कोमल वर्मा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा, जिससे वह सीधे घूमकर ऑफिस डेस्क से टकराई। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। ये तो बहुत ही खूनखार हैं। अपनी चीख के बाद हेमा वागले जड़वत खड़ी रह गईं, देवांश की पीठ को देखते हुए मन ही मन उसे लाखों सलाम ठोक रही थीं। वह कब से उस चुड़ैल को थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। तो अब देवांश को अपनी इच्छा पूरी करते देख उन्हें एक लंबे समय से दबी हसरत पूरी होने का सुकून मिला। थप्पड़ से कोमल वर्मा का दिमाग चकरा गया और आखिरकार अपने पति विकास वर्मा की मदद से खुद को संभालने में कामयाब रही। वह बोलने ही वाली थी, लेकिन फिर मुंह में कुछ गड़बड़ महसूस हुई, तो उसने मुंह खोला और एक दांत बाहर थूक दिया। तुम हराम! कोमल वर्मा ने अपने पहले से ही सूजे हुए गाल को पकड़ लिया। देवांश को गुस्से से घूरते हुए बस गाली देने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने खिड़की के बाहर खड़े वर्दीधारी भारी भरकम आदमियों को देखा और उसने जबरदस्ती अपनी गालियां निगल लीं। लेकिन वह अपना गुस्सा किसी भी तरह नहीं पी सकी, इसलिए उसने देवांश की ओर उंगली उठाए और तीखे स्वर में मांग की, तुम्हारी किसी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? और जिस नज़र से वह देवांश को घूर रही थी, वह ऐसा था जैसे वह उसे जिंदा निगल जाना चाहती हो। मेरी मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या इस बाप को तुम्हें मारने के लिए कोई वजह चाहिए? देवांश के बोलने के बाद वह फिर आगे बढ़ा और विकास वर्मा के सामने उसने कोमल वर्मा के बाल पकड़े, उसका सिर उठाया, फिर हाथ उठाया और उसे कई बार थप्पड़ मारे, जिससे कोमल वर्मा के गाल चटकने लगे। विकास वर्मा कोमल वर्मा के बगल में खड़ा इस दृश्य से दंग रह गया। जब तक वह प्रतिक्रिया करता, देवांश उसे 7-8 थप्पड़ मार चुका था, जिससे कोमल वर्मा का सिर सुअ की तरह सूज गया। कमीने रुक जा! विकास वर्मा दहाड़ा और देवांश को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन देवांश ने पैर उठाया और विकास वर्मा के पेट में लात मारी, जिससे वह 2-3 मीटर दूर जा गिरा। रास्ते में आने वाली सभी मेज और कुर्सियों का भी वही हश्र हुआ। विकास वर्मा, जिसने लात खाई थी, जल्दी से जमीन पर झींगे की तरह सिकुड़ गया, अपना पेट पकड़े हुए, दर्द के मारे काफी देर तक बोल नहीं पाया। और देवांश ने लात मारने के बाद कोमल वर्मा को बेरहमी से कुछ और थप्पड़ मारे, फिर पूछा, क्या मुझे कोई वजह चाहिए? कोमल वर्मा का चेहरा दर्द से जल रहा था, लेकिन उसने केवल देवांश को गुस्से से घूरा। उसकी आंखें जहरीली नफरत से भरी थीं, जैसे वह उसकी खाल उधेड़ना चाहती हो। देवांश ने ये देखा और तुरंत हंसा, लगता है तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ। ये कहने के बाद देवांश ने कोमल वर्मा को थप्पड़ मारना जारी रखा, उसके बाल पकड़े हुए एक के बाद एक थप्पड़। शुरुआत में कोमल वर्मा इसे सह सकती थी, लेकिन जैसे जैसे थप्पड़ जारी रहे, वह महसूस कर सकती थी कि उसका चेहरा फट रहा है। फिर देवांश का हर थप्पड़ ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेजर ब्लेड उसके चेहरे को खुरच रहा हो। दर्द बस असहनीय था। इसलिए जब देवांश ने 1 दर्जन या उससे ज्यादा थप्पड़ और मारे, तो कोमल वर्मा आखिरकार उस असहनीय दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी, दांत पीसते हुए और रहम की भीख मांगते हुए, जरूरत नहीं है,
तुम्हें मुझे मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। ये सुनकर देवांश आखिरकार रुका और उसके बाल छोड़ दिए, जिससे वह एक फूले हुए गुब्बारे की तरह जमीन पर ढेर हो गई। मुझे लगा था तुम में थोड़ी ज्यादा रीढ़ की हड्डी होगी, लेकिन तुम सिर्फ 30-35 थप्पड़ों के बाद ही हार मान गई। देवांश ने कंधे उचकाए, उसका भाव शांत था, मानो वह किसी मामूली बात पर चर्चा कर रहा हो। देवांश की हथेली आंतर शक्ति से घिरी हुई थी, इसलिए कोमल वर्मा का गंदा खून उसके हाथ पर नहीं लगा। हेमा वागले पास खड़ी इस दृश्य को देख रही थी, उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। अपने 20-22 साल के जीवन में उन्होंने असल जिंदगी में ऐसा खूनी और हिंसक मंजर कभी नहीं देखा था। खासकर देवांश की लाइन, क्या इस बाप को तुम्हें मारने के लिए कोई वजह चाहिए, ऐसा लगा जैसे उसने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, जिससे उन्हें लगा कि वह खुशी से मर जाएंगी। और तो और उसने वास्तव में कोमल वर्मा को झुका दिया। ये कितना दबंग है यार, ये कितना सुकून देने वाला है। ओए तू, यह एक कानून से चलने वाला समाज है, तुझे अपनी मर्जी से लोगों को मारने का हक नहीं है। कोमल वर्मा ने तीखे दर्द को सहा, अपने सूजे हुए गाल को पकड़ते हुए, और उसे फटकार लगाए। हालांकि उसकी आवाज, क्योंकि उसका मुंह सूजा हुआ था, हवा लीक करने लगी, जिससे वह कुछ अजीब सी लग रही थी। कानून से चलने वाला समाज, देवांश ने उपहास किया, फिर पलटवार किया। अभी कौन बकवास कर रहा था कि मैं ही कानून हूँ? क्या जब तुम जीत सकती हो तो तुम कानून हो? अब जब तुम देखती हो कि तुम नहीं जीत सकती, तो तुम कानून से चलने वाले समाज की बात करती हो। सारी अच्छी और बुरी बातें तुम ही कहोगी, तुम अपने आप को समझती क्या हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कोमल वर्मा ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे याद आया कि उसने वास्तव में पहले ऐसा कहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी उस पर उल्टा पड़ जाएगा। कहने को कुछ नहीं है। देवांश ने ठंडी सांस ली और जारी रखा, दरअसल तुम्हें यकीन न होने की जरूरत नहीं है, आखिर तुमने ही मुझे मारने के लिए कहा था। बकवास, इस औरत ने कब तुम्हें मारने के लिए कहा? क्या मैं पागल हूँ या तुम पागल हो? कोमल वर्मा ने मौका लपका और तीखी आवाज में दहाड़ी। वे थप्पड़ अभी बहुत दर्दनाक थे, इतने कि उन्होंने उसे जिंदगी पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उसे बदला लेना ही था, वरना वह चैन से नहीं बैठ पाएगी। इतनी जल्दी भूल गई। देवांश ने अपने लिए एक कुर्सी ढूंढी और बैठ गया, फिर कुर्सी पर पीछे झुकते हुए इत्मीनान से कहा, वह कौन था जो अभी अपनी कछुए जैसी गर्दन बाहर निकालकर गलियारे में हम पर चिल्ला रहा था? अगर हिम्मत है तो ऊपर आओ और मुझे मारो। ये सुनकर कोमल वर्मा का मुंह, जिससे हवा लीक हो रही थी, खुला का खुला रह गया और वह फिर से निशब्द हो गई। उसने वास्तव में ऐसा कहा था, और जब उसने ये कहा तो उसका रवैया बेहद अहंकारी था। लेकिन उस समय उसने कभी नहीं सोचा था कि देवांश में ऊपर आने और उसे मारने की क्षमता होगी। ये जानते हुए कि वह गलत थी, वह नहीं जानती थी कि क्या कहे, इसलिए वह अपने 4 बॉडीगार्ड्स की ओर मुड़ी, अपना गुस्सा उन पर निकालते हुए, बेकार कचरे का ढेर, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? तुम जल्दी से उस आदमी को पहले काबू क्यों नहीं करते? पहले सरगना को पकड़ो। उसका मानना था कि जब तक देवांश काबू में है, चाहे वह कितने भी लोग लाए, वे केवल लाचारी से देखते रह जाएंगे। हालांकि चारों बॉडीगार्ड अपनी जगह पर जड़वत खड़े रहे, 1 इंच भी नहीं हिले। अध्याय 286। ऐसा नहीं है, मेरी पत्नी मुझे किसी का खून करने नहीं देगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? अब मेरी बात नहीं सुनोगे? क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? कोमल वर्मा चारों बॉडीगार्ड्स पर चीखी। चूंकि उसकी आवाज बहुत तेज थी, इसलिए उसके चेहरे के घाव खींच गए, जिससे दर्द के मारे उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया और वह देखने में बेहद खौफनाक लगने लगी। चारों बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, मिसेज वर्मा, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। अगर आप हमें अभी लड़ने पर मजबूर करेंगी, तो क्या आप हमें मौत के मुंह में नहीं धकेल रही? क्या आपको सच में लगता है कि थोड़े से पैसे आ जाने से आप कोई तोप बन गई हैं, कि आप जो चाहे कर सकती हैं? हम आपकी हरकतों से बहुत पहले ही तंग आ चुके हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। बाकी तीनों ने भी तुरंत हामी भरी और नौकरी छोड़ने की बात कह दी। कोमल वर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन प्राइवेट बॉडीगार्ड्स को उसने इतनी मोटी तनख्वाह पर रखा था, वे ऐसे नाजुक मौके पर उसे धोखा दे देंगे। आखिर वे नीचे खड़े बब्बन भाई और उनके आदमियों से अलग थे। वे सभी वर्मा परिवार द्वारा भारी वेतन पर रखे गए थे और वर्मा परिवार ने उनके लिए भारी भरकम मेडिकल इंश्योरेंस भी ले रखा था। जब तक उनकी सांस चल रही है, इंश्योरेंस कंपनी उनका बिना शर्त इलाज करवाएगी। इसके अलावा अभी के हालात देखकर लग रहा था कि देवांश और उसका ग्रुप वास्तव में किसी को जान से मारने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए उनके मरने की संभावना बहुत कम थी। और अगर वे मर भी जाते तो मुआवजे की रकम इतनी तगड़ी होती कि उनकी बीवी और बच्चे पूरी जिंदगी आराम से काट लेते। इसलिए उसे पक्का यकीन था कि ये लोग चाहे कुछ भी हो जाए, उसके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी सख्ती से मना कर देंगे। क्या तुमने ठीक से सोच लिया है?
मेरे वर्मा परिवार के अलावा तुम्हें इतनी अच्छी सुविधाएं और कोई नहीं दे सकता। कोमल वर्मा ने कहा। उसकी आवाज में अभी भी वही घमंड था, जैसे उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि असली समस्या क्या है। पागल औरत, बॉडीगार्ड्स के लीडर ने उपहास किया, फिर अपने हथियार डाल दिए और हाथ ऊपर करके देवांश के पास गया। हमने गलत पक्ष चुना, हमें मारो या हमारी खाल उधेड़ दो, जो मर्जी आए करो। देवांश ने हाथ लहराया। तुम जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चारों हक्का बक्का रह गए। क्यों? देवांश ने हेमा वागले की ओर इशारा किया। जब उस डायन के कहने पर उसने मेरी बात नहीं मानी, तब तुम लोगों ने इस पर हाथ नहीं उठाया। ये दिखाता है कि तुम लोगों में अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है, इसलिए तुम जा सकते हो। ये सुनकर चारों को अचानक समझ आ गया और फिर देवांश के प्रति उनकी नजरों में श्रद्धा भर गई। इससे पहले वे देवांश से सिर्फ डरते थे, लेकिन अब इज्जत भी करने लगे थे। जब हेमा वागले ने देवांश के शब्द सुने तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे वह उसके गले से बाहर आ जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में मेरे आधार पर दूसरों को परखेगा। इस एहसास ने हेमा को महसूस कराया कि उसकी भी कोई अहमियत है, और एक पल के लिए उसकी आंखें भर आईं। वह इतनी भावुक हो गई कि रोना चाहती थी। बॉडीगार्ड्स के चले जाने के बाद देवांश ने उस छोटे लड़के पर एक नज़र डाली जो अभी भी अपने फोन पर गेम खेल रहा था। फिर कोमल वर्मा और विकास वर्मा की ओर मुड़ा और पूछा, ठीक है, बताओ तुम इस मामले को कैसे सुलझाना चाहते हो? ये सुनकर कोमल वर्मा जल्दी से उठी और विकास को सहारा देकर उठाया। वह खुद को थोड़ा असहाय महसूस कर रही थी। पहले वह इतनी अहंकारी इसलिए थी क्योंकि उसके पति की सुरक्षा उसे हासिल थी, लेकिन अब जब उसने खुद को हालात से निपटने में असमर्थ पाया तो वह केवल अपने पति को आगे कर सकती थी। सुलझाना क्या है? मुझे अब समझ आया कि तुम्हारी बेटी ने बिना किसी वजह के किसी को क्यों मारा। जैसा बाप वैसी बेटी, विकास वर्मा ने कहा। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था, वह दर्द बर्दाश्त कर रहा था। बिना किसी वजह के? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बिना किसी वजह के मारा? देवांश अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी आंखों में नाराजगी की एक झलक दिखाई दी। कोमल वर्मा, विकास वर्मा दोनों बोलना चाहते थे लेकिन रुक गए। साफ था कि उन्हें नहीं पता था कि देवांश के सवाल का खंडन कैसे करें। लेकिन बहुत जल्दी विकास वर्मा बोला, भले ही आज हमने जो किया वह गलत था, लेकिन फिर भी तुम्हारी बेटी ने ही मेरे बेटे को मारा था, इसीलिए हम इतना गुस्सा हैं। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि गलती मेरी बेटी की है। देवांश का मानना था कि पीहू कभी झूठ नहीं बोलेगी, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि लड़ाई शुरू करने वाली पीहू बिल्कुल नहीं थी। अगर तुम्हारी बेटी ने शुरुआत नहीं की तो क्या मेरे बेटे ने की? मेरा बेटा बचपन से ही बहुत संस्कारी और समझदार रहा है, वह किसी को कैसे मार सकता है? कोमल वर्मा ने तीखे स्वर में पलटवार किया। उसका चेहरा शिकायतों से भरा था। संस्कारी और समझदार? देवांश ने उस छोटे लड़के पर नजर डाली जो अभी भी अपने फोन में लगा था। उसकी आंखों में मजाक साफ झलक रहा था। तुम दोनों को मैंने अधमरा कर दिया है, फिर भी तुम्हारा बेटा मजे से फोन स्क्रॉल कर रहा है। क्या इसे तुम संस्कारी और समझदार कहते हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा बेटा मुसीबत के वक्त घबराता नहीं है और बड़ी घटनाओं में भी शांत रहता है? कोमल और विकास ने भी देवांश का मजाक नोटिस कर लिया, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से फोन छीन लिया और डांटा, देखो देखो, दिन भर बस फोन में ही लगा रहता है। जब गौतम ने देखा कि उसका फोन छीन लिया गया है तो वह तुरंत बिना एक शब्द कहे जमीन पर लौट गया, रोने लगा और नखरे दिखाने लगा। कोमल वर्मा के पास गौतम को फोन वापस करने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिसने तुरंत अपने आंसू पोंछे, कुर्सी पर आज्ञाकारी बनकर बैठ गया और बड़ी कुशलता से लॉक खोलकर शॉर्ट वीडियोस देखने लगा। ये देखकर देवांश अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वाकई बहुत संस्कारी और समझदार है। चाहे कुछ भी हो, मुझे यकीन है कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा, विकास वर्मा ने पूरे विश्वास के साथ कहा। यह सुनकर देवांश की आंखों में क्रूरता की एक चमक आ गई। तो तुम जांच करने के लिए भी तैयार नहीं हो, और सिर्फ उसकी एक तरफा कहानी की वजह से तुमने मेरी पत्नी और बच्ची को ठंडी हवा में खड़ा रखा। इस पल देवांश की आंखों में कत्ल का इरादा था। विकास वर्मा ने ये देखा तो अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। उसका शरीर कांपने लगा। वह कुछ नहीं कर सकता था। देवांश का आभा बहुत शक्तिशाली था और वह इसका सामना नहीं कर सकता था। आखिरकार कोमल वर्मा ने उसकी कमर में कोहनी मारी, जिससे वह होश में आया। फिर उसने अपनी जेब से एक मेडिकल रिकॉर्ड निकाला और देवांश को थमा दिया। मेरे बेटे को इस तरह पीटा गया तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारी बीवी बच्ची को थोड़ी देर नीचे खड़ा रखा? देवांश ने मेडिकल रिकॉर्ड लिया और उस पर लिखी डायग्नोसिस देखने के बाद उसकी आंखों की दरिंदगी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। कंक्शन, सिर की गहरी चोट। मेरी बेटी अभी 3 साल की है और उसकी सेहत हमेशा से नाजुक रही है। फिर भी तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हारे बेटे को इतना मारा कि उसे कंक्शन हो गया। देवांश ने मेडिकल रिकॉर्ड को डेस्क पर दे मारा। ओ वर्मा, क्या तुम्हें खुद इस बात पर यकीन है? ये सुनकर विकास वर्मा के माथे पर घबराहट की लकीरें उभर आईं, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया।
आज तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं, इसलिए तुम मुकर सकते हो, लेकिन अस्पताल का मेडिकल रिकॉर्ड साफ बता रहा है इस बार मेरे बेटे की किस्मत खराब थी और हम इस अपमान का घूंट पी कर रह जाएंगे। चलो कोमल, चलते हैं। बोलते हुए विकास वर्मा ने मेडिकल रिकॉर्ड छीनने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जाने का इरादा किया। अभी मामला साफ नहीं हुआ है और तुम्हें जाने की इतनी जल्दी है। देवांश के इन सरल शब्दों के साथ बब्बन भाई और अन्य लोगों ने तुरंत ऑफिस का दरवाजा रोक दिया और वह मेडिकल रिकॉर्ड देवांश की हथेली के नीचे मजबूती से दबा रहा। विकास वर्मा इन शब्दों से चौंक गया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर भी खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। ओ देवांश, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमें मारना चाहते हो? इसकी जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी मुझे लोगों को मारने नहीं देगी, देवांश ने शांति से कहा, जैसे कि मारना उसकी नजरों में एक आम बात हो। कोमल, विकास और यहाँ तक कि हेमा वागले भी देवांश के शब्दों से चौंक गए, क्योंकि उन सभी का मानना था कि अगर सिया के शब्द उसे रोक नहीं रहे होते तो उनके सामने खड़ा ये शख्स सचमुच जान ले लेता। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि ऐसा जाली मेडिकल रिकॉर्ड बनवाकर तुम मेरी पत्नी से कितने पैसे ऐंठने की योजना बना रहे थे। अध्याय 287। कोई जल्दी नहीं, मैं तसल्ली करूंगा कि तुम सब कुछ जानकर ही मरो। कोमल वर्मा और विकास, जो दरवाजे तक पहुंच चुके थे, देवांश के शब्द सुनते ही दोनों का शरीर अकड़ गया और उनके चेहरों पर एक साथ घबराहट की झलक दिखाई दी। इसे कैसे पता चला कि यह मेडिकल रिकॉर्ड नकली है? मैंने मुआवजे के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, तो इसे कैसे पता चला कि हमारा असली मकसद पैसा था? दोनों ने एक दूसरे को चोर नजरों से देखा, दोनों की आंखों में एक जैसी उलझन थी। लेकिन अपनी शुरुआती घबराहट के बाद विकास वर्मा जल्दी ही शांत हो गया और फिर झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, जालसा जी, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया, उसे कंक्शन हो गया और अब तुम्हारे हिसाब से यह जालसाजी है। मैं और मेरी पत्नी स्कूल में सिर्फ तुम लोगों से माफी मांगने आए थे, लेकिन तुम एक घटिया इंसान की तरह हम पर जबरन वसूली का आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा लोग हैं तो तुम दिन को रात साबित कर दोगे? मानना पड़ेगा कि विकास वर्मा की एक्टिंग ऑस्कर लेवल की थी। अगर देवांश को पता नहीं होता कि गौतम को खरोंच तक नहीं आई है तो शायद वह भी धोखा खा जाता। यहाँ तक कि पास खड़ी हेमा वागले के मन में भी बेचैनी होने लगी थी, उसे खुद पर शक होने लगा था कि क्या वाकई गौतम को चोट लगी है, वरना विकास वर्मा इतना गुस्सा और शर्मिंदा क्यों होता। लेकिन देवांश अपनी कुर्सी पर बैठा रहा और शांत भाव से बोला, जल्दी मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम ये जानकर मरो कि आखिर हुआ क्या था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह खुद जानना चाहता था कि इनके पीछे और कितने लोग परछाइयों में छिपे हैं। वह उन सभी को बाहर निकालकर उनका हिसाब करना चाहता था। इसलिए उसने मेडिकल रिकॉर्ड उठाया, डायग्नोसिस रिपोर्ट जारी करने वाले डॉक्टर के नाम पर नजर डाली और फिर दरवाजे पर खड़े बब्बन भाई से कहा, आधा घंटा मुझे इस डॉक्टर समीर रस्तोगी के बारे में सारी जानकारी चाहिए। इसमें यह भी शामिल होना चाहिए कि उसने इनसे रिश्वत के तौर पर कितना पैसा लिया। बब्बन ने ये सुना, देवांश के हाथ से मेडिकल रिकॉर्ड लिया और फिर हंसते हुए बोला, ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर बब्बन मुड़ा और इंतजाम करने के लिए नीचे चला गया। जब कोमल और उसके पति ने यह सुना तो उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। भले ही कोमल का चेहरा सूजकर गुब्बारे जैसा हो गया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। लेकिन बहुत जल्दी उनके चेहरे के भाव शांत हो गए। विकास वर्मा ने तो यहाँ तक कि थोड़े तिरस्कार के साथ कहा, सांझ को आंच नहीं, जाओ और जांच कर लो। तुम हम पर विश्वास नहीं करते, तुम डॉक्टर समीर पर विश्वास नहीं करते, लेकिन तुम सियांश इंटरनेशनल हॉस्पिटल पर तो अविश्वास नहीं कर सकते, है न? वह इतना निडर इसलिए दिख रहा था क्योंकि वह जानता था कि सियांश हॉस्पिटल जैसा शीर्ष निजी अस्पताल अपनी प्रतिष्ठा की सबसे ज्यादा परवाह करता है। अगर लोगों को पता चला कि उनके अस्पताल के एक डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट जारी की है तो उनके अस्पताल की साख मिट्टी में मिल जाएगी और कोई भी मरीज वहां इलाज कराने को तैयार नहीं होगा। इसलिए भले ही सियांश हॉस्पिटल को अंततः पता चल जाए कि डॉक्टर समीर रस्तोगी ने गलत रिपोर्ट दी है, वे इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे और उसे छिपाने में उसकी मदद ही करेंगे। और यही एक कारण था कि समीर रस्तोगी ने जोखिम उठाने की हिम्मत की थी। उस समय ये लड़ाई उसकी और देवांश की नहीं, बल्कि सियांश हॉस्पिटल और देवांश की होगी। उसे विश्वास नहीं था कि एक सड़क छाप गुंडा, चाहे उसके पास कितने भी आदमी क्यों न हो, सियांश हॉस्पिटल का मुकाबला कर पाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि सियांश हॉस्पिटल सियांश ग्रुप की एक सब्सिडियरी है। सियांश हॉस्पिटल से पंगा लेने का मतलब है सियांश ग्रुप से पंगा लेना। देवांश के पास कितनी जान है जो वह सियांश ग्रुप को चुनौती देने की हिम्मत करेगा? भले ही तुम्हारी पत्नी कपूर ग्रुप की एक सब्सिडियरी की डायरेक्टर हो, सियांश ग्रुप के सामने वह पूरी तरह बेकार है। कपूर ग्रुप की सब्सिडियरी तो छोड़ो, खुद कपूर ग्रुप को भी सियांश ग्रुप के सामने सिर झुकाना पड़ता है। इसलिए देवांश जांच के लिए जिसे चाहे भेज दे, समीर रस्तोगी बिल्कुल नहीं झुकेगा और अस्पताल एक अभेद्य दीवार बना रहेगा जिससे उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी।
इन्हीं कारणों के आधार पर कोमल और विकास इतनी जल्दी शांत हो गए थे। विकास की बातें सुनकर हेमा वागले थोड़ी घबरा गई। सियांश हॉस्पिटल की प्रतिष्ठा मुंबई तो छोड़ो, पूरे महाराष्ट्र में सबसे ऊपर थी। क्या वाकई गौतम को पीहू ने धक्का देकर चोट पहुंचाई थी? हेमा ने माथे पर शिकन लाते हुए सोचा। वह शक करने पर मजबूर हो गई, लेकिन जब उसने अपनी नज़र देवांश की ओर घुमाई तो पाया कि वह अभी भी उसी शांत और सौम्य भाव के साथ बैठा है, जैसे इस मेडिकल रिकॉर्ड की वजह से उसे कोई चिंता ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि कोई जांच करने की हिम्मत नहीं करेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सियांश हॉस्पिटल का झंडा लहरा रहे हो? बहुत नादान हो, देवांश ने उपहास किया, फिर जोड़ा, नतीजे आने से पहले तुम्हारे पास पश्चाताप करने का एक मौका है। जब तक तुम अपने साथियों के नाम बता दोगे मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, वरना परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। विकास और कोमल ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरों पर दृढ़ निश्चय था। साफ था कि वे अंत तक लड़ने का इरादा रखते थे। तो विकास ने सीधे देवांश से कहा, जैसे चाहो जांच कर लो, सच्चे को डर कैसा? देवांश मुस्कुराया, इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचो, तुम्हारे पास विचार करने के लिए अभी भी आधा घंटा है। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि बब्बन ऑफिस के दरवाजे पर वापस आ गया। वह उत्साहित लग रहा था। भाई, मुझे स्कूल गेट के सिक्योरिटी बूथ पर भाभी मिल गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाभी डॉक्टर दुबे को जानती होंगी। शायद अब आधा घंटा नहीं लगेगा, 10 मिनट में सब साफ हो जाएगा। जैसे ही ये शब्द निकले, विकास और कोमल की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उनके चेहरों पर खौफ साफ देखा जा सकता था। साफ था कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटी सी मीडिया कंपनी की डिज़ाइन डिपार्टमेंट डायरेक्टर वास्तव में सियांश हॉस्पिटल के डायरेक्टर को जानती होगी, और सुनने में ऐसा लग रहा था कि वे काफ़ी करीब हैं। अगर ऐसा सच में हुआ तो उनकी योजना पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार उनकी योजना केवल सियांश हॉस्पिटल के बाहर के लोगों के लिए काम करती थी, क्योंकि आंतरिक अस्पताल कर्मचारी आसानी से पता लगा सकते थे कि वह मेडिकल रिकॉर्ड जाली है या नहीं। और तो और वह व्यक्ति डॉक्टर जगदीश दुबे थे। इससे जांच और भी आसान हो जाएगी। और एक बार जब देवांश को पता चल गया कि मेडिकल रिकॉर्ड जाली है तो आज रात उनका खेल खत्म होना तय था। तो वे कैसे भयभीत न होते? जैसे ही दोनों बुरी तरह घबराए हुए थे, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हारे पास विचार करने के लिए 10 मिनट से भी कम समय बचा है। ये शब्द सुनते ही वे दोनों पति पत्नी, जिनके तोते पहले ही उड़ चुके थे, लगभग जमीन पर गिरने ही वाले थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में डगमगाहट और डर था। लेकिन विकास अभी भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो क्या हुआ अगर तुम डॉक्टर दुबे को जानते हो? मुझे विश्वास नहीं है कि तुम कुछ पता कर पाओगे। इस समय वह जुआ खेल रहा था कि डॉक्टर दुबे अस्पताल की प्रतिष्ठा की खातिर सच्चाई छिपाने में समीर रस्तोगी की मदद करेंगे। दरवाजे पर खड़े बब्बन ने यह सुनकर ठंडी आह भरी और कहा, इतना सब होने के बाद भी तुम दोनों को समझ नहीं आया कि तुमने किस भयानक हस्ती को नाराज किया है, और उसके बाद तुम पैसे ऐंठना चाहते हो। मैं तुम्हें बताने से नहीं डरता, यहाँ तक कि डॉक्टर दुबे भी जब उनसे मिलते हैं तो उन्हें आदर से मिस्टर ठाकुर कहते हैं। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वे कुछ पता नहीं लगा पाएंगे? जैसे ही ये शब्द निकले, विकास और उसकी पत्नी पूरी तरह घबरा गए। लेकिन बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी। भले ही वे स्वीकार कर लें कि मेडिकल रिकॉर्ड जाली है, शायद अब कोई फायदा नहीं होगा। इसे स्वीकार करने के बजाय वे एक दांव खेलना बेहतर समझते थे और अपनी सारी उम्मीदें सियांश हॉस्पिटल के डायरेक्टर पर टिकाना चाहते थे। बब्बन की बातों ने न केवल विकास और उसकी पत्नी को घबरा दिया, बल्कि हेमा वागले को भी। उसने पहले केवल ये सोचा था कि देवांश किसी गैंग से जुड़ा है, इसलिए उसके पास इतने सारे लोग हैं। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में एक इतनी बड़ी हस्ती है जिसे सियांश हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी सम्मान देते हैं। इतना युवा और इतना प्रभावशाली व्यक्ति शायद चिराग लेकर ढूंढने पर भी न मिले। लेकिन अगर वह इतना ताकतवर है तो उसने पीहू का एडमिशन करवाने के लिए अपनी सिफारिश का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हेमा उलझन में थी। 10 मिनट जल्दी बीत गए। बब्बन के फोन के वाइब्रेट होने के बाद उसे अपने एक आदमी से टेक्स्ट मैसेज मिला। विषय सरल था, डॉक्टर दुबे ने खुद पुष्टि की है, रिपोर्ट नकली है। समीर रस्तोगी कोमल वर्मा का चचेरा भाई है और उसने उनसे 3 लाख रुपये साइनिंग फीस के तौर पर लिए हैं। ये मैसेज देखते ही बब्बन ने तुरंत इसे जोर से पढ़ा। ये सुनने के बाद विकास का चेहरा पीला पड़ गया और उसने डर के मारे बार बार सिर हिलाया। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। समीर हमें धोखा नहीं देगा, इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। झूठ, तुम्हारी यह जानकारी बिल्कुल झूठी है। झूठी, बब्बन ने उपहास किया। क्या समीर रस्तोगी तुम्हारी बीवी का कजिन नहीं है? क्या उसने तुमसे 3 लाख नहीं लिए? विकास, वाकई अगर यह जानकारी झूठी थी तो बाद वाली 2 बातें बिल्कुल सही कैसे थीं? आपको पता होना चाहिए कि किसी की भी पहचान की जानकारी बेहद गोपनीय होती है, खासकर उनके पारिवारिक संबंध। चूंकि सामने वाला सटीक रूप से बता सकता था कि समीर कोमल का कजिन है, इसका मतलब था कि उनके पास वास्तव में सबूत थे।
मैं नहीं मानता। भले ही तुम्हें पता चल गया हो कि समीर मेरी बीवी का कजिन है, इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर दुबे ने माना है कि वह मेडिकल रिकॉर्ड नकली है। तुमने ये सब मनगढ़ंत बनाया होगा। विकास अभी भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि डॉक्टर दुबे अस्पताल की साख बचाने के लिए इसे अंत तक छिपाएंगे। मुझे पता था तुम नहीं मानोगे, इसलिए हमारे लोगों ने डॉक्टर दुबे को यहाँ आमंत्रित किया है ताकि तुम तसल्ली से मर सको कि आखिर हुआ क्या था। बब्बन ने जीत के भाव से उपहास किया। तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर दुबे किस तरह के आदमी हैं? क्या वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें तुम बस यूं ही बुला लोगे? तुम खुद को समझते क्या हो? यह मत सोचो कि तुम जो चाहो कर सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं। विकास ने अचानक अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। वैसे भी जब तक डॉक्टर दुबे खुद नहीं आ जाते, वह पूरी तरह से इस बात पर अड़ा रह सकता था कि वे उसे बदनाम कर रहे हैं। अध्याय 288। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? सियांश हॉस्पिटल रॉयल पाम्स एस्टेट से ज्यादा दूर नहीं था और रश आवर भी नहीं था, इसलिए डायरेक्टर जगदीश दुबे जल्दी ही स्कूल के गेट पर दिखाई दिए। कार से उतरने के बाद उन्होंने तुरंत पीहू और सिया को गेट के पास खेलते हुए देखा। वह जल्दी से वहां गए और उनका अभिवादन किया। पीहू बेटा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? पीहू ने ऊपर देखा, फिर समझदारी से मुस्कुराई। दुबे दादाजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारे पापा ने मुझे किसी काम के लिए बुलाया है। तुम खेलो, मैं अंदर जा रहा हूँ। जगदीश दुबे ने अपनी बात खत्म की, फिर सिया की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया और जल्दी से अंदर चले गए। जगदीश दुबे के इस हड़बड़ी वाले व्यवहार को देखकर सिया के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसे और पीहू को पहले सियांश हॉस्पिटल में जो विशेष सम्मान मिला था, वह कपूर परिवार की वजह से नहीं, बल्कि देवांश की वजह से था। जब उसने पहली बार जगदीश दुबे को यहाँ देखा था तो उसने सोचा था कि देवांश ने उसे बुलाने के लिए उसके सिया के संपर्कों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जगदीश दुबे को केवल उसकी ओर सिर हिलाते हुए और फिर अंदर भागते हुए देखकर उसे एहसास हुआ कि जब वह और देवांश दोनों मौजूद थे तो जगदीश दुबे को उसकी तुलना में देवांश की ज्यादा परवाह थी। यानी उनके दिल में देवांश का महत्व उससे कहीं ज्यादा था। इसे देखते हुए डायरेक्टर दुबे की उसके प्रति विनम्रता भी देवांश की वजह से ही होनी चाहिए। ये समझने के बाद सिया, जो ठंडी हवा में खड़ी थी, उसने महसूस किया कि हालांकि मौसम सर्द था, लेकिन उसके शरीर की ठंडक गायब हो चुकी थी। ऑफिस में विकास वर्मा अभी भी अपने दिमाग में पागलों की तरह गुना भाग कर रहा था। उसकी राय में जब तक वे इस बात पर अड़े रहते कि सामने वाला उन्हें फंसा रहा है, वे लगभग अजेय थे। अगर तुम हम पर हमला करने की हिम्मत करते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में चोर है और तुम हमें चुप कराना चाहते हो। और एक बार जब वह स्कूल से जिंदा बाहर निकल गया तो उसे बस मामले को ऑनलाइन पोस्ट करना था और फिर उसे सत्ता का दुरुपयोग या रईस-ए-जादी ने आम आदमी को घायल किया जैसा शीर्षक देना था, और यह निश्चित रूप से पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। उस समय देश भर के नेटिजन्स उसके पक्ष में होंगे, फिर चाहे देवांश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसका कुछ बिगाड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही उसकी हत्या कर दी जाए, देश भर के लोग निश्चित रूप से देवांश की निंदा करेंगे और उसका जीना हराम कर देंगे। देवांश उन सभी को मारने की हद तक तो नहीं जाएगा जो उसका विरोध करेंगे, है न? इसलिए उसने चाहे जैसे भी हिसाब लगाया हो, अंत में जीत उसी की होगी। हालांकि वह योजना के अनुसार सिया से मेडिकल मुआवजा वसूलने में विफल रहा, लेकिन ऑनलाइन मशहूर होना भी बुरा नहीं लग रहा था। उस समय अगर उसने खुद के लिए एक और भी दुखद छवि बनाई तो शायद बहुत सी लड़कियां उसे अपनी सहानुभूति देने के लिए कतार में खड़ी हो जाएंगी। वह नज़ारा, बस इसके बारे में सोचना ही बेहद रोमांचक था। लेकिन जैसे ही वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, दरवाजे पर जमा भीड़ अचानक अलग हो गई और एक अधेड़ उम्र का बुजुर्ग व्यक्ति, जो पूरे मुंबई में प्रसिद्ध था, बाहर से अंदर आया। चाहे विकास वर्मा इसे स्वीकार करने के लिए कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, बस एक नज़र में उसने पहचान लिया कि वह कौन था। सियांश हॉस्पिटल के डायरेक्टर जगदीश दुबे। डायरेक्टर दुबे, दुबे कैसे, आप कैसे? विकास की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा आतंक और अविश्वास से भर गया। सड़क छाप गुंडों का एक गिरोह आपको कैसे बुला सकता है? इससे पहले कि डायरेक्टर दुबे कुछ बोल पाते, विकास वर्मा अपने ही शब्द पूरे करने के बाद जमीन पर ढेर हो गया। उसका चेहरा मुर्दे जैसा पीला पड़ गया। वह जानता था कि भले ही डायरेक्टर दुबे अब कुछ न बोलें, वह पहले ही बर्बाद हो चुका है। इंटरनेट पर जनता की भावनाओं को भड़काने की उसकी पिछली चाल तब काम कर सकती थी अगर डायरेक्टर दुबे सामने नहीं आते, लेकिन जैसे ही सियांश हॉस्पिटल आधिकारिक तौर पर स्पष्टीकरण देने के लिए कदम बढ़ाता, विकास वर्मा एक जोकर के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। उस समय अनगिनत नेटिजन्स द्वारा जिसकी निंदा की जाती, वह देवांश नहीं बल्कि विकास वर्मा होता। किसी ने मेरे अधिकार क्षेत्र वाले अस्पताल में एक डॉक्टर को रिश्वत देकर नकली मेडिकल रिकॉर्ड बनवाया। क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? जगदीश दुबे ने ठंडी सांस ली, फिर जल्दी से देवांश के पास गए और सम्मानपूर्वक उनके सामने सिर झुका दिया। मिस्टर ठाकुर, मैं माफी चाहता हूँ।
यह मामला मेरे खराब प्रबंधन के कारण हुआ है और मैंने आपके और आपकी आदरणीय पत्नी के लिए मुसीबत खड़ी की है। मैं वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूँ। जैसे ही जगदीश दुबे बोले, उनकी कमर लगभग जमीन तक झुक गई, जो उनकी अत्यधिक श्रद्धा दिखा रही थी। लेकिन यह नज़ारा हेमा वागले और वर्मा पति पत्नी की नज़रों में दिन दहाड़े भूत देखने जैसा था। वे सभी फटी आंखों से घूर रहे थे, उनके चेहरे सदमे से भरे थे। बब्बन ने पहले कहा था कि जब जगदीश दुबे देवांश से मिलेंगे तो वे भी सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, लेकिन उन्हें इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और यहाँ तक कि हेमा को भी कुछ संदेह था, ये सोचते हुए कि बब्बन देवांश का रुतबा बढ़ाने के लिए डींगे हाँक रहा था। नतीजा, बस कुछ ही मिनटों बाद हकीकत ने उनके गाल पर जोरदार तमाचा मारा। ये सुनकर देवांश भावहीन रहा, बस जगदीश दुबे को खड़े होने का संकेत देने के लिए अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। एक बार जब जगदीश दुबे सीधे खड़े हो गए तो देवांश ने उनसे कहा, वह आदमी जिद कर रहा है कि समीर रस्तोगी द्वारा जारी किया गया मेडिकल रिकॉर्ड ठीक है और हम उसे फंसा रहे हैं। बकवास। जगदीश दुबे मुड़े और विकास पर बरस पड़े। मैंने अभी गौतम का सीटी स्कैन देखा, सब कुछ सामान्य है, कोई कंक्शन नहीं है। तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड पर लिखी डायग्नोसिस पूरी तरह से बेतुकी है। बोलने के बाद जगदीश दुबे वापस मुड़े, अपनी कमर झुकाए और देवांश को समझाया, हमने समीर रस्तोगी को तुरंत बर्खास्त कर दिया है और जांच में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायिक अधिकारियों को आमंत्रित किया है। साथ ही हम इस मामले के संबंध में अस्पताल की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता से माफी मांगने की भी तैयारी कर रहे हैं। मिस्टर ठाकुर, आपको क्या लगता है, क्या ये तरीका स्वीकार्य है? ये सुनकर तीनों, हेमा वागले, विकास और उसकी पत्नी, एक बार फिर हक्का बक्का रह गए। डायरेक्टर दुबे, आप सियांश हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, क्या ये तय करना आपका काम नहीं होना चाहिए कि चीज़ों को कैसे संभाला जाए? ऐसा कैसे है कि अंत में आपको अभी भी उस नौजवान से पूछना पड़ रहा है? कोमल और विकास का मुंह खुला रह गया, उनकी नज़रें खाली थीं। हेमा वागले हालांकि अपनी चमकती आंखों से देवांश को प्रशंसा से देख रही थी, उसका छोटा सा दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन देवांश ये लगभग रिपोर्ट जैसी बात सुनने के बाद वास्तव में बड़े असंतोष के साथ बोला, ये दूसरी बार है जब आपके अस्पताल में ऐसी घटना हुई है ना? ये सुनते ही जगदीश दुबे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। मिस्टर ठाकुर, यह मेरा खराब प्रबंधन है जिसने आपकी आदरणीय पत्नी को 2 बार कष्ट दिया है। मैं अपनी जान देकर अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। जैसे ही वह बोले, जगदीश दुबे ने अपनी आस्तीन से एक सर्जिकल ब्लेड निकाला और अपनी गर्दन की ओर चलाया। हालांकि वह तेज थे, लेकिन वे देवांश से तेज नहीं थे। देवांश ने उनकी कलाई पकड़ ली, फिर एक हल्के से झटके के साथ उनके हाथ से ब्लेड को गिरा दिया और फिर लापरवाही से अपना हाथ लहराया। ठीक है, वापस जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हालांकि मैं तीसरी बार ऐसा नहीं देखना चाहता। समझ गया। धन्यवाद मिस्टर ठाकुर, मैं वापस लौटने के बाद पूरी तरह से जांच करूंगा और समीर रस्तोगी के किसी भी साथी को बख्शूंगा नहीं। जगदीश दुबे पीछे हटते हुए बोले, उनकी हरकतों में पूरी तरह से आज्ञाकारिता थी। पास खड़ी हेमा सामने के दृश्य से इतनी हैरान थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे व्यक्त करे। वह बस मुंह बाए खड़ी थी, उसका सुंदर चेहरा अविश्वास से भरा था। जगदीश दुबे के पीछे हटने के बाद देवांश ने विकास और उसकी पत्नी को तिरस्कार से देखा, मुस्कुराते हुए, दिन को रात साबित करना, सांझ को आंच नहीं, क्या बेवकूफों की जोड़ी है। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? अध्याय 289। अरे देवांश, मैंने माफी मांग ली है, अब और क्या चाहते हो? जैसे ही देवांश ने बोलना खत्म किया, विकास और कोमल के शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। इस बीच उनका बेटा गौतम अभी भी सिर झुकाए अपने फोन में मग्न था, जैसे बाहरी दुनिया से उसका कोई लेना देना न हो। जी सुनिए, अब हम क्या करें? कोमल ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। उसका गला सूख रहा था। वह पहले जितनी अहंकारी थी, अब उतनी ही निराश थी। हालांकि विकास भी डरा हुआ था, लेकिन उसे याद आया कि देवांश ने पहले क्या कहा था और उसने हिम्मत करके पूछा, तुमने अभी कहा था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें किसी को मारने नहीं देगी। देवांश ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही, तो क्या? तो तुम हमें मार नहीं सकते। विकास ने राहत की एक बड़ी सांस ली। कोमल के निराश चेहरे पर भी मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। जब तक वह मरती नहीं, भविष्य में बाजी पलटने का मौका हमेशा रहेगा। गलत। देवांश ने सिर हिलाया। मेरी पत्नी ने मुझे सिर्फ इंसानों को न मारने के लिए कहा था, लेकिन उसने जानवरों को न मारने के लिए नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। देवांश, वह तुम्हारा बेटा था जिसने पहले हाथ उठाया, फिर भी तुमने जबरदस्ती मेरी पत्नी और बेटी को घुटने टेकने और माफी मांगने पर मजबूर किया। अगर वे नहीं झुकती तो तुम उन्हें ठंडी हवा में खड़ा रखते, ठंड से ठिठुरने के लिए। अगर मैं सिर्फ एक आम आदमी होता तो आज, अगर हमारे परिवार के तीनों लोग घुटने टेककर और नाक रगड़कर माफी नहीं मांगते, तो क्या हम यहाँ से जा पाते? तुमने जो किया है वह किसी जानवर से कैसे अलग है? विकास डर गया और जल्दी से दया की भीख मांगने लगा। मिस्टर ठाकुर, भाई साहब, मुझे माफ कर दो, हम जानते हैं कि हम गलत थे।
कृपया हमें जाने दें, ये देखते हुए कि कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। आखिरकार गौतम और पीहू अभी भी क्लासमेट्स रहेंगे। विकास, जिसे बचपन से लाड़ प्यार मिला था, ये शब्द बोलते समय शर्म से पानी पानी हो रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी, यहाँ तक कि जब वह गलतियाँ करता था तो उसके माता पिता गंदगी साफ करने के लिए कदम बढ़ाते थे, इसलिए उसे कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। और इस बार अगर अपनी जान बचाने की बात न होती तो वह कभी अपना मुंह नहीं खोलता। लेकिन ऐसा करने के बावजूद वह अब भी जुबान से तो मान गया था, लेकिन दिल से नहीं। देवांश ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें पश्चाताप करने का एक मौका दिया था, लेकिन तुम लोगों ने खुद उसकी कद्र नहीं की। तुम किसे दोष दे सकते हो? या तुम ये कह रहे हो कि तुम इतनी एक्टिंग कर रहे थे कि तुम्हें खुद लगने लगा कि मेडिकल रिपोर्ट असली है? देवांश का मजाक सुनकर विकास को गुस्सा आ गया। ओ देवांश, मैंने माफी मांग ली है, अब और क्या चाहते हो? हाँ, मैं वर्मा परिवार का वारिस तुम्हारे जैसे गुंडे से माफी मांग चुका हूँ। अब और किस बात की असंतुष्टि है तुम्हें? कायदे से तुम्हें समझदारी दिखाते हुए हमें जाने देना चाहिए था और फिर हम सब अपने अपने रास्ते चलते। पास खड़ी हेमा वागले ने विकास की अचानक गुस्से वाली चीख सुनी और अनजाने में एक कदम कूदकर देवांश के करीब आ गई। और विकास के चेहरे पर द्वेष को देखकर हेमा ने पहली बार महसूस किया कि एक इंसान इतना भयानक हो सकता है। वह एक सेकंड पहले ठीक था, फिर अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। कोमल ऐसे आदमी को कैसे झेलती है? लेकिन फिर कोमल के डायन जैसे व्यवहार के बारे में सोचकर हेमा को अचानक समझ आ गया, वाकई एक ही थाली के चट्टे बट्टे। विकास के अचानक भड़कने का सामना करते हुए देवांश थोड़ा हैरान हुआ, यहाँ तक कि उसे खुद पर शक हुआ, ये सोचकर कि क्या वह पहले ये देखने में विफल रहा कि यह आदमी शापित है। लेकिन जब उसने बारीकी से देखा तो उसे उस आदमी के शरीर पर कोई श्राप का निशान नहीं मिला। ये दर्शाता है कि यह बेवकूफ़ बस एक भावनात्मक रूप से अस्थिर व्यक्ति था। लगता है तुम अभी भी बहुत असंतुष्ट हो। मुझे नहीं पता कि तुम अब तक जिंदा कैसे रहे। देवांश मजाक किए बिना नहीं रह सका। बेशक मैं असंतुष्ट हूँ, तुम सिर्फ ज्यादा लोग होने के भरोसे उछल रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर तुम में दम है तो मुझे एक कॉल करने दो और कुछ लोगों को इकट्ठा करने दो। अगर तुम तब भी मुझे हरा सके तो मैं पूरी तरह से मान जाऊंगा। विकास सचमुच डरा हुआ था, लेकिन वह सचमुच गुस्से में भी था। ये सुनकर देवांश मुस्कुराया। कायदे से मुझे तुम्हारी विनती नहीं माननी चाहिए, लेकिन आज मैं एक अपवाद करूंगा और तुम्हें वह कॉल करने दूंगा। देवांश इस जानवर के साथ खेलने में समय बिताने के लिए तैयार था, क्योंकि वह इस जानवर की ताकतों को एक ही बार में खत्म करना चाहता था, ताकि सिया और उसकी बेटी के लिए भविष्य में कोई मुसीबत न रहे। इसके अलावा उसे इस जानवर को पूरी तरह से पालतू बनाने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करने की भी जरूरत थी ताकि वह पूरी तरह से निराश हो जाए, और केवल तभी वह आज्ञाकारी बनकर बात सुनेगा। जहां तक बात है कि वह उससे क्या आज्ञाकारी बनकर करवाना चाहता था, देवांश की अपनी योजनाएं थीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विकास को उम्मीद नहीं थी कि देवांश वास्तव में उसे कॉल करने देने के लिए सहमत हो जाएगा। उसके चेहरे पर तुरंत खुशी की एक झलक दिखाई दी, साथ ही देवांश के लिए तिरस्कार का एक निशान भी। उसे लगा कि देवांश कोई खास नहीं है जो इतना अति आत्मविश्वास दिखा रहा है कि उसे कॉल करने दे रहा है। क्या उसे अंडरवर्ल्ड का ये सच नहीं पता कि लोहा गर्म है तो मार दो हथौड़ा? दुश्मन को सांस लेने का मौका देना किसी की अपनी मौत का कारण बन सकता है। क्या बेवकूफ़ है। विकास ने मन ही मन गाली दी, फिर अपने पिता धीरेन्द्र वर्मा का नंबर डायल किया। शायद देवांश को डराने के लिए उसने कॉल को स्पीकरफोन पर भी डाल दिया ताकि वहां मौजूद हर कोई सुन सके। क्या है? धीरेन्द्र की अधीर आवाज फोन के दूसरी तरफ से जल्दी आई। अपने इस नकारा खर्चीले बेटे के साथ उसका रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। अगर उसने उसे एक मोटा पोता नहीं दिया होता तो वह उसे वर्मा परिवार से बाहर निकाल फेंकना पसंद करता। डैड, मैं और आपका पोता, हम दोनों बस जान से मारे जाने वाले हैं। जल्दी से लोगों को लेकर मुझे बचाने आइए, जितने ज्यादा हों उतना अच्छा। विकास, जो लगभग 30 साल का था, इस पर लगभग फूट फूट कर रोने वाला था। इस नज़ारे ने हेमा को सन्न कर दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस कुत्ते के 2 चेहरे होंगे। हरामखोर, अब तूने क्या मुसीबत खड़ी कर दी? धीरेन्द्र तुरंत नहीं हिला बल्कि उसे डांटा। मैं क्या मुसीबत खड़ी कर सकता हूँ? भले ही मैं मुसीबत खड़ी करूँ, इसमें आपका पोता कैसे शामिल हो सकता है? विकास ने कहा, बहुत पीड़ित महसूस करते हुए। बोलने के बाद उसने तुरंत समझाया, यह आपके पोते की क्लासमेट है जिसने आपके पोते को कंक्शन दे दिया। मैं उसे दूसरे पेरेंट्स को समझाने के लिए स्कूल लाया था, लेकिन दूसरे पेरेंट ने लोगों को बुला लिया और हमें घेर लिया। अब वे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कैसे मरना चाहता हूँ। अगर आप हमें बचाने नहीं आए तो आपका कोई वारिस नहीं बचेगा। फोन के दूसरी तरफ से एक खनक की आवाज़ आई, जिसके बाद धीरेन्द्र की घबराई हुई आवाज़ आई, कंक्शन। क्या मेरा पोता ठीक है? ये हद हो गई, किसी को मारना और फिर उन्हें घेरने की हिम्मत करना। तुम रुको, मैं अभी लोगों को लेकर आ रहा हूँ।
ये सुनकर विकास अपने होठों पर मुस्कान लाने से नहीं रोक पाया और देवांश की ओर उसकी नज़र उकसावे से भरी थी। लेकिन तभी धीरेन्द्र की आवाज़ फ़ोन के दूसरी तरफ से फिर आई, 1 मिनट रुको, उस क्लासमेट का नाम क्या है जिसने मेरे पोते को मारा? मैं पहले उनका बैकग्राउंड चेक कर लूँ। वाकई पुराना चावल ज़्यादा खुशबूदार होता है, वह चीज़ों को कितनी बारीकी से संभालते हैं। विकास ने तारीफ की, फिर तुरंत जवाब दिया, जी डैड, उसका नाम है पीहू ठाकुर। पीहू यानी पीहू ठाकुर, धीरेन्द्र ने दोहराया। फिर उसकी सांसें तेज हो गईं, जिसके बाद उसकी उग्र गालियां शुरू हो गईं। हरामखोर, जल्दी से उनसे माफ़ी मांग। अगर तुझे उनकी माफ़ी नहीं मिली तो भूल जा कि तू कभी वर्मा परिवार में वापस आएगा नहीं, चाहे वे तुझे माफ़ करें या ना करें। मेरा तेरे जैसा कोई बेटा नहीं है। डैड, क्या आप सठिया गए हैं? आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं आपका सगा बेटा हूँ। विकास पूरी तरह से चकरा गया था, स्थिति को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। धीरेन्द्र, मुझसे तमीज से बात करने की ज़रूरत नहीं है, तूने गलत नंबर लगाया है। मेरा तो जिंदगी में कभी कोई बेटा था ही नहीं। एक खट की आवाज़ के साथ कॉल काट दी गई। जब विकास ने वापस कॉल करने की कोशिश की तो संदेश आया कि सामने वाले का फ़ोन बंद है। अध्याय 290, क्या बस इतना ही है? अपने फ़ोन पर आ रही टोन को सुनते हुए विकास पूरी तरह से चकरा गया था। आखिर हो क्या रहा है? उसने शक भरी नज़रों से कोमल को देखा, जिसका चेहरा सूझकर कुप्पा हो चुका था। वह स्पष्ट रूप से बुदबुदाई, ससुर जी का मतलब लगता है कि उन्होंने तुम्हें बेदखल कर दिया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विकास जम गया। काफी देर बाद वह बोल पड़ा, ये कैसे हो सकता है? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, वह मुझे बेदखल करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? बोलने के बाद उसे जैसे कुछ एहसास हुआ। उसने अचानक देवांश की ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और पूछा, तुम आखिर हो कौन? वह जानता था कि उसके पिता का डर इस हद तक कि उसे बेदखल कर दिया इस सामने खड़े सौम्य दिखने वाले आदमी से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन जो वह समझ नहीं पा रहा था वह ये था कि यह आदमी, जो सिर्फ एक गुंडा लगता था, उसके पिता को इतना भयभीत कैसे कर सकता है। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दरवाजे से टेक लगाए बब्बन ने तंज कसते हुए जवाब दिया, क्या अब तुम्हें समझ आया कि तुमने किस भयानक हस्ती से पंगा लिया है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विकास के चेहरे के भाव शून्य हो गए और देवांश पर उसकी नज़र खौफ से भर गई। भले ही वह देवांश की असली पहचान का अंदाज़ा न लगा सके, लेकिन जो कोई भी उसके ससुर को उसे सीधे बेदखल करने पर मजबूर कर सकता है, वह निश्चित रूप से एक ऐसा अस्तित्व होगा जिसे वर्मा परिवार नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, भले ही इसका मतलब मौत से लड़ना हो। इस पल विकास की सारी हेकड़ी निकल गई। उसका पूरा शरीर डर के मारे छलनी की तरह कांप रहा था। उसका एकमात्र सहारा वर्मा परिवार था, लेकिन ससुर ने उसे सीधे बेदखल कर दिया, जिससे वह पल भर में सड़क पर आ गया। ये वही समय था जब उसे आखिरकार समझ आया कि देवांश ने उसे मदद के लिए कॉल करने की हिम्मत क्यों दिखाई। ऐसा नहीं था कि देवांश अति आत्मविश्वासी था, बल्कि उसे खुद पर इतना भरोसा था कि वह जानता था कि चाहे वह लोगों को बुलाए या न बुलाए, उसने उसे घेर रखा है। ये समझने के बाद विकास के पास अब उसका पुराना अहंकार नहीं बचा था। एक धम्म की आवाज़ के साथ वह देवांश के सामने घुटनों पर गिर गया। मिस्टर ठाकुर, मैं पूरी तरह से मान गया। विकास को घुटने टेकते देख हेमा वागले ने अपना खुला मुंह हाथ से ढक लिया। वह हक्की बक्की थी। उसने विकास के अहंकार के बारे में बहुत सुना था और इसे अपनी आंखों से देखा भी था। और उसकी लड़ाकू पत्नी अपनी हरकतों में और भी ज्यादा घमंडी थी। ये पीहू की मां के प्रति उसके पिछले व्यवहार से देखा जा सकता था। उसने सोचा था कि मुंबई में कोई भी उन दोनों को वश में नहीं कर सकता, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे दो अहंकारी लोग देवांश के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाएंगे, यहाँ तक कि उसके सामने घुटने टेक कर समर्पण भी कर देंगे। ठीक इसी पल हेमा को पहली बार समझ आया कि इसका क्या मतलब है कि शेर को हमेशा सवा शेर मिलता है। बताओ, तुम्हारा असली प्लान क्या था और तुमने मेरी बेटी को निशाना क्यों बनाया? देवांश ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए विकास को देखा। उसका दबाव लापरवाह लग रहा था, फिर भी इसने विकास को ऐसा महसूस कराया जैसे उसका दम घुट रहा हो। विकास की सारी उम्मीदों को चकनाचूर करके ही वह सब कुछ बिना किसी रुकावट के उगलवा सकता था, वरना उसके साथियों को ढूंढना मुश्किल होता। और वही हुआ। पूरी तरह से निराश विकास ने यह सुनते ही तुरंत पूरी कहानी उगल दी। पता चला कि पीहू के ट्रांसफर होने के कुछ समय बाद ही कोमल वर्मा ने एक दिन किंडरगार्टन से गौतम को लेते समय गौतम को ये कहते हुए सुना कि उसने आज एक नई क्लासमेट को धक्का दिया था। कोमल ने पहले इसे गंभीरता से नहीं लिया, जब तक कि गौतम ने उसे वह लड़की नहीं दिखाई। तभी वह लड़की की मां को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। ये कहा जा सकता है कि बस एक नज़र में कोमल सिया की सुंदरता और व्यक्तित्व को देखकर दंग रह गई थी। लेकिन ज्यादातर महिलाओं के विपरीत उसे कोई ईर्ष्या या प्रशंसा महसूस नहीं हुई, केवल इतनी तीव्र जलन की वह रात भर सो नहीं सकी। इसलिए उसने सिया के बैकग्राउंड की
जांच करने के लिए किसी को ढूंढा और पता चला कि वह एक छोटी कंपनी में डायरेक्टर थी और एक रिहायशी इलाके के फ्लैट में रहती थी जिस सोसाइटी में रहने का कोमल सपना देखती थी। वह लगभग फट पड़ी। हालांकि उनका वर्मा परिवार अमीर था, लेकिन ससुर उनके साथ बहुत सख्त थे। उन्हें केवल 120 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट खरीद कर दिया था और हर महीने उन्हें थोड़ा सा जेब खर्च देते थे, ये कहते हुए कि उनका बेटा पहले ही एक बर्बाद हो चुका है और वह अपने पोते को भी ऐसा नहीं बनने दे सकते। मैं एक रईस-ए-जादी होने के बावजूद एक साधारण हाई राइज बिल्डिंग में रहती हूँ और हर दिन स्कूल आने जाने के लिए लिफ्ट के लिए पड़ोसियों से लड़ना पड़ता है। तुम एक छोटी कंपनी की डायरेक्टर होकर इतने बड़े फ्लैट में कैसे रह सकती हो? सबसे बड़ी बात यह है कि तुम इतनी सुंदर और शालीन हो और किंडरगार्टन के टीचर तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारी बेटी को प्यार करते हैं। तुम इसकी हकदार कैसे हो सकती हो? इसलिए जब उसने विकास को ये सब बताया तो वे दोनों, जो फिजूल खर्ची के आदी थे और तंगी में जी रहे थे, तुरंत अपने बेटे का इस्तेमाल करके सिया से पैसे ऐंठने के लिए राजी हो गए। इसलिए उन्होंने कोमल के कजिन समीर रस्तोगी को ढूंढा और उसे अपने बेटे के लिए किसी भी समय कंक्शन की रिपोर्ट जारी करने के लिए तैयार रखा। साथ ही उन्होंने गुप्त रूप से अपने बेटे को पीहू को धक्का देने के लिए उकसाया और बढ़ावा दिया। उसे बताया कि जैसे ही पीहू बदला ले, उसे तुरंत जमीन पर गिर जाना चाहिए। यही कारण था कि पीहू द्वारा बस एक हल्का सा धक्का देने के बाद गौतम जमीन पर गिर गया। कोमल और विकास, जाहिर है, जानते थे कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसलिए उन्होंने गुंडों के एक समूह को काम पर रखा। उनका इरादा सिया को पहले डराने का था, ताकि वह उनकी किसी भी मांग पर सवाल उठाने की हिम्मत न करे। और जब माँ और बेटी बेबस हो जाएंगी तो वे उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे, मुआवजे के रूप में 50 लाख मांगेंगे। उनका मानना था कि तब तक निगरानी कैमरों के बावजूद सिया इतनी डरी हुई होगी कि मना नहीं कर पाएगी। और यही कारण था कि कोमल इस बात पर अड़ी थी कि सिया और उसकी बेटी घुटने टेकें और उनके बेटे से माफ़ी मांगें। जहां तक मुआवजे के 50 लाख होने की बात है, वह इसलिए था क्योंकि उस रिहायशी इलाके में एक घर लगभग इतनी रकम में बेचा जा सकता था। हालांकि उनका मानना था कि सिया इतने अच्छे घर में रह रही है, उसके खाते में कुछ लाख से ज्यादा होंगे, लेकिन सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मांगने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए उन्होंने आकस्मिक योजनाएं भी बनाई थीं। अगर सिया सहमत नहीं होती तो वे उसे धमकी देते कि वे इस मामले को ऑनलाइन डाल देंगे और नेटिजन्स से माँ और बेटी की निंदा करवाएंगे, उन्हें जनता का दुश्मन बना देंगे। जहां तक स्कूल की निगरानी का सवाल है, वे निश्चित रूप से काला नाग और अन्य लोगों से इसे संभालवा लेते, क्योंकि समय पर खराब होने वाले सीसीटीवी कैमरे देश में पहले से ही एक आम बात है ना? इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि सिया कंपनी एग्जीक्यूटिव के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने और अपनी बेटी को ऑनलाइन बदनामी से बचाने के लिए निश्चित रूप से उनकी मांगों को मान लेगी। पूरी योजना बेदाग थी। बेशक विकास ने एक बात का जिक्र नहीं किया, सिया से पैसे दिलवाने के बाद वह, विकास वर्मा, इस मामले का इस्तेमाल करके सिया को धमकाना जारी रखता, उसे अपने इशारों पर नचाता। यही असली कारण था कि विकास कोमल के इस नाटक में उसका साथ देने के लिए तैयार था। वरना उन कुछ तुच्छ लाखों के लिए विकास ने परवाह नहीं की होती। आखिरकार एक बार जब धीरेन्द्र मर जाते तो वर्मा परिवार में सब कुछ उसका होता, तो इतना जोखिम क्यों उठाना? अंततः ये सिया की सुंदरता के लिए उसकी हवस थी जिसने उसे कोमल के साथ जाने के लिए प्रेरित किया। दुर्भाग्य से योजना अच्छी थी, लेकिन उन्होंने देवांश को नजरअंदाज कर दिया, जो एक महत्वपूर्ण कारक था। उन्होंने सिया के पति की भी जांच की थी, लेकिन दुर्भाग्य से अपनी वर्तमान हैसियत के साथ वे देवांश की असली ताकत का पता नहीं लगा सके। लेकिन जो वे नहीं जानते थे वह उनके पिता धीरेन्द्र वर्मा जानते थे। इंद्रलोक हॉल की सभा में भाग लेने वाले व्यक्ति के रूप में धीरेन्द्र स्वाभाविक रूप से जानते थे कि मुंबई में किसे नाराज किया जा सकता है और किसे नहीं। और उस सूची में सबसे ऊपर रिया कपूर के विशेष अतिथि देवांश ठाकुर थे। इस कारण से उस सभा के बाद उन्होंने विशेष रूप से देवांश की जांच की और पाया कि इस व्यक्ति की एक पत्नी है जिसका नाम सिया है और एक बेटी है जिसका उपनाम पीहू है और पूरा नाम पीहू ठाकुर है। मिस्टर ठाकुर, यही पूरी कहानी है। हम लालच में अंधे हो गए थे। अगर आप हमें जाने दें तो हम मिस सिया और आपकी नन्ही परी को उनके मानसिक तनाव के लिए मुआवजा देने को तैयार हैं। 55 लाख। विकास ने दांत पीसते हुए विनती की। वह जमीन पर घुटने टेके हुए था। उनके पास अभी 50 लाख नहीं थे, वे शायद 5 लाख भी नहीं जुटा पाते। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह 50 लाख जुटाने के लिए अपनी संपत्ति बेच देता। अगर वह काफ़ी नहीं होता तो वह बेशर्मी से अपने ससुर से मांग लेता। लेकिन देवांश ने सिर हिलाया। क्या बस इतना ही है? लगता है कि एक साथी है जिसके बारे में तुमने एक शब्द भी नहीं कहा, है ना? सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो हाथ उठाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मासूमियत का नाटक करते हैं। नकली चोट, खरीदा हुआ मेडिकल रिकॉर्ड और एक बच्चे को हथियार बना दिया गया। उन्हें लगा पैसा और अस्पताल का नाम सच में बड़ा होता है,
लेकिन असली ताकत न चिल्लाती है और न ही धमकाती है। वह बस चुपचाप सबूत रखती है और पूछती है, क्या बस इतना ही है? क्योंकि जब झूठ पूरी तरह खुल जाता है तब माफ़ी भी सौदा नहीं रह जाती।